सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। जिस वीडियो का था आपको इंतजार वो लेके आ गया हूं आपके साथ। ये वीडियो सर किन स्टूडेंट्स के लिए रेलिवेंट है? अगर आप एक सीए फाइनल स्टूडेंट हो जो अपना एग्जाम पहले अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हो, ये वीडियो आपके लिए रेलिवेंट है। देखो, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं एक पेपर है जो टफ आएगा, और उस टफ पेपर के साथ कैसे डील करना है, कैसे प्रिपेयर करके चलना है ताकि आप कर सको तैयारी जीत की, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं सीए फाइनल ऑडिट का पेपर जो आया था सितंबर 25 एग्जाम्स में, एंड दैट वाज वन ऑफ द टफेस्ट पेपर ऑफ ऑडिटिंग आज टिल नाउ। दो मई 25 का पेपर भी काफी टफ था, उसके कंपैरिजन में आप कह सकते हो हल्का फुल्का आसान था, बट यस, इस बार के ग्रुप 1 का यही टफ पेपर था और इसके साथ कैसे डील करना था। अगर आपने प्रॉपर्ली नोट्स और क्वेश्चन बैंक कर रखे होंगे तो क्या आप इस सब्जेक्ट में, इस पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हो या नहीं, ये सारा एनालिसिस मैं आपके साथ इस वीडियो में करूंगा। बट वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर कर दे ताकि कहीं ना कहीं इस वीडियो से औरों का भी भला हो सके। किसी ने सही कहा है, कर भला तो हो भला। सबसे पहले मैं आपके साथ एनालिसिस करूंगा ऑफ द एमसीक्यूज। जो एमसीक्यूज है उसके क्या आंसर होने चाहिए और उन आंसर की क्या क्या रेफरेंसिंग है, प्रॉपर्ली मैं डिस्कस करूंगा फ्रॉम अवर नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक। सबसे पहले जो एमसीक्यू है उसका मेरे पास ये वाला पेपर अवेलेबल है। आ जाओ एक एक करके डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है सर। सबसे पहले आता है क्वेश्चन नंबर 1। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, दिस वाज रिलेटेड टू योर कॉन्सेप्ट ऑफ बीआरएसआर रिपोर्टिंग, जहां पे हम एनवायरनमेंट, सोशल गवर्नेंस, इन सब एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। अगर आप पूरा क्वेश्चन नहीं भी पढ़ते और लास्ट लाइन एक बार पढ़ते हो तो इसमें से बोलता है फ्रॉम द अबव मेथडोलॉजी अडॉप्टेड विच वन आर करेक्ट। इनमें से बताओ कौन कौन सी चीजें करेक्ट है। तो आप ऐसा कह सकते हो दिस वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आपको नोट्स में भी मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएगा। तो यहां पे सर क्या क्या चीजें करेक्ट है। प्रिलिमिनरी रिव्यू ऑफ द ईएसजी रिपोर्ट जो आप घर बैठ के करते हो ये होता ही है। फिर आप ऑन साइट पे जाके असेसमेंट करते हो, वेरिफिकेशन करते हो, ये भी होता है। असेसमेंट करने के बाद आप असेसमेंट रिपोर्ट भी इशू करते हो, ये भी होता है। उसके बाद सर जो भी सामने वाला बंदा रिस्पॉन्स देता है, क्लैरिफिकेशन देता है, आप उसको भी रिव्यू करते हो, सर ये भी होता है। बट डेलिब्रेशन ऑफ फाइंडिंग्स ऑफ द ऑफसाइट असेसमेंट, ओवरलुकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, ऐसा हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। एंड रिकमेंडेशन ऑफ द असेसमेंट और वेरिफिकेशन रिपोर्ट इंक्लूडिंग इंटरिम रिजल्ट, ये सब चीजें भी नहीं पढ़ी। तो अगेन बहुत ही सीधा साधा क्वेश्चन था। अगर आपने आंसर अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है, इजीली आपको पता चल जाएगा ये चारों के चारों पॉइंट्स आपके आंसर का पार्ट बनेंगे, ए बी सी डी। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन आपके नोट्स में भी है। एंड अगर आप क्वेश्चन बैंक खोलोगे ईएसजी एसडीजी का, सेम टू सेम क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में भी दे रखा है, आरटीपी नवंबर 24 में भी। सो इट वाज अ इजी क्वेश्चन, आराम से आप 2 नंबर स्कोर कर सकते थे, ठीक है सर। अब आ जाओ मेरे साथ अगले एमसीक्यू में, एमसीक्यू नंबर 2। एमसीक्यू नंबर 2 में आपसे पूछता है इन विच ऑफ द बिलो असाइनमेंट्स मेसर्स आरएस एंड कंपनी हैव वायलेटेड रेगुलेशन 192। अब सर रेगुलेशन 192 किसकी बात करती है? जो आप क्लॉज पढ़ते हो, क्लॉज 10 पार्ट नंबर 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। ये कहता है कि कोई भी एक सीएन प्रैक्टिस है, ठीक है, जो भी वो फीस एक्सेप्ट करता है, दैट कैन नॉट बी कंटिंजेंट, दैट कैन नॉट बी कंटिंजेंट और अ परसेंटेज ऑफ द यू कैन से प्रॉफिट्स ऑफ द एंटिटी। बट इसकी कुछ एक्सेप्शंस है कि कंटिंजेंट फीस आप ले सकते हो, फीस बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स आप ले सकते हो। वो एक्सेप्शन दे रखी है रेगुलेशन 192 में, ओके सर। एंड रेगुलेशन 192 की जो एक्सेप्शन है उसके हिसाब से आपने बताना है कि कौन सी चीज एक्सेप्शन का पार्ट नहीं बनेगी, यानी देयर विल बी अ वायलेशन। तो सबसे पहले जब मैंने हम बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिटर बनने का, तो क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो ऑडिटर है वो अपनी फीस ले सकता है बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ पेड अप कैपिटल? आंसर इज यस। मैं आपको बोलता था कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ इन लोगों ने कोऑपरेट किया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर उसके बाद इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ लिक्विडेटर, अगर आप रिसीवर हो, लिक्विडेटर हो, कैन योर फीस बी बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एसेट? अगेन द आंसर इज यस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर नाउ आई एम अपियरिंग बिफोर द इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल ऑन बिहाफ ऑफ अ ऑडिट क्लाइंट, और जो मेरी फीस है दैट इज बेस्ड ऑन द रिडक्शन इन द डिमांड। तो सर इसकी जो एक्सेप्शन है वहां पे लिखा है नॉन नॉन सर्विस। सर नॉन नॉन का मतलब है नॉन अश्योरेंस सर्विस टू अ नॉन ऑडिट क्लाइंट, क्योंकि यहां पे आप नॉन अश्योरेंस सर्विस तो दे रहे हो, हाँ सर, बट क्या ये नॉन ऑडिट क्लाइंट है? नो सर, इट इज अ ऑडिट क्लाइंट। तो ये एक प्रॉब्लम बन जाएगी। एंड लास्ट में अगर आप कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन सर्विस दे रहे हो तो जितना बेनिफिट आपने पार्टी को दिया उतनी फीस आप ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो ये भी चलेगा। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन सी इज द पॉइंट जहां पे गड़बड़ है, दैट इज द वायलेशन, ठीक है। जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको याद आएगा CRV फंड मैनेजमेंट सर्विसेज,
CRV फंड मैनेजमेंट सर्विस करके अपन इसको ध्यान रखते हैं। C फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी, R फॉर रिसीवर लिक्विडेटर, V फॉर वैल्यूएशन, ठीक है। फंड मैनेजमेंट सर्विस यानी फंड रेजिंग सर्विसेज, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस, डेट रिकवरी सर्विस, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन सर्विस, और फिर नई वाली जो सर्विस आई थी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और नॉन सर्विस। ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन इन लोगों ने पूछा था मई 2024 मेन एग्जाम्स में, ठीक है। सो अगेन सेम कॉन्सेप्ट इन्होंने इस बार रिपीट किया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 की डिस्कशन ऑलरेडी वैसे मैं डिस्क्रिपेंसी वाली वीडियो में कर चुका हूं। इससे जस्ट पहले जो हमने वीडियो रिकॉर्ड की थी उसमें मैंने बोला था आप आईसीआई को ईमेल डालो जो जो इस पेपर की डिस्क्रिपेंसीज हैं, ताकि वो आपको ग्रेस मार्क्स वगैरह या बोनस मार्किंग दे सके। ये क्वेश्चन आपका रिलेटेड है टू द एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के डिसीजन। जितने भी एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के रिसेंट डिसीजन आए हैं, एज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, उस पे आईसीआई ने अभी रिसेंट आरटीपी में भी क्वेश्चन पूछा, एमटीपी में भी क्वेश्चन पूछा, और कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन थी एग्जाम में भी आएगा, और 2 नंबर का एमसीक्यू आ गया। देखो क्या कहता है, CAX इज द एंगेजमेंट पार्टनर ऑफ दिस कंपनी। यहां पे आपको अज्यूम करना है दैट इट इज अ ऑडिट सर्विस, ठीक है सर। आपको बस इतना बताना था इनमें से कौन सा असाइनमेंट है दैट कैन बी एक्सेप्टेड एज पर द रीसेंट डिसीजन ऑफ द एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड। तो सिंपल सी बात है, अगर आप कंपनी का ऑडिट कर रहे हो तो आप उसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपाइल नहीं कर सकते। अगर आप एक सीए इन प्रैक्टिस हो तो आप ट्रेडमार्क अटॉर्नी नहीं बन सकते, ये एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड का डिसीजन है। एंड इसी तरह अगर आप किसी कंपनी का ऑडिट करते हो तो ना तो आप उस कंपनी के, ना आप उसकी किसी जॉइंट वेंचर या सब्सिडरी के आप उसके डायरेक्टर वगैरह नहीं बन सकते। अगेन दैट विल बी अ इंडिपेंडेंस इशू। तो यहां पे सिर्फ एक ही चीज आप कर सकते थे, यू कैन एक्ट एज अ ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव फॉर देयर फॉरेन कस्टमर। अब कंपनी और कस्टमर का तो कोई लेना देना नहीं है। आप कंपनी के ऑडिटर हो तो आप उसके कस्टमर, सॉरी, आप कंपनी के ऑडिटर हो, ठीक है, तो आप उसके कस्टमर के तो रिप्रेजेंटेटिव बन ही सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिस थिंग इज अलाउड। तो क्वेश्चन 3 का आंसर शुड बी ए। अब आ जाओ इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो 1 के साथ आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4, फॉर फेलिंग टू कीप द मनी इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट, कहीं ना कहीं इन्होंने सेपरेट बैंक अकाउंट में पैसा नहीं रखा, विल CAH बी हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर CA एक्ट 1949 एंड इट्स शेड्यूल। मुझे बताओ कौन से क्लॉज में बात होती है सेपरेट बैंक अकाउंट में पैसा रखने की? सर क्लॉज 10। इनको क्लॉज 10 से प्यार हो गया इस पेपर में। क्लॉज 10 पार्ट 1 ऑफ द सेकेंड शेड्यूल ये कहता है कि जो भी आपको क्लाइंट से पैसा मिलता है, अपार्ट फ्रॉम द फीस, अपार्ट फ्रॉम द रिमनरेशन, अपार्ट फ्रॉम द मनी जो आपको खर्चा करना है इन अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम, इन सब के अलावा जो भी पैसा क्लाइंट आपको देगा वो आप एक सेपरेट अकाउंट में रखोगे, अपने अकाउंट में नहीं रखोगे। क्लॉज 10 पार्ट 1 ऑफ द सेकंड शेड्यूल ऐसा कहता है। अब सर अगर हम इसके रिगार्डिंग केस के अंदर पढ़े तो यहाँ पे दे रखा है, देखो क्या कहता है। CAH in consultation with management decided to visit 10 out of 15 branches within a period of 15 to 20 days, which are situated in various states of India. मैनेजमेंट ने CAH को एडवांस दिया 5 लाख रुपए का अगेंस्ट द एस्टिमेटेड एक्सपेंस ऑफ 5.25 लैक्स। जो 5 लाख का एडवांस मिला इसने इसको अपने बैंक अकाउंट में रखा ताकि ये सारे खर्चे वगैरह मीट कर सके, और इसको सेपरेट अकाउंट में नहीं रखा। तो ये चीज हमने ऑलरेडी क्लास में पढ़ रखी है। जब मैंने आपको क्लॉज 10 पढ़ाया था तो उसके नोट्स में भी हमने ये बात कवर की थी। सर क्या बात कर रहे हो? यस, एक बार अगर आप अपनी बुक में भी आओगे ना, कम टू क्लॉज नंबर 10 पार्ट 1 ऑफ द सेकेंड शेड्यूल। गफूर, ये पहले क्लॉज 10 की जो एक्सेप्शंस थी इस पे क्वेश्चन हमने अभी कवर किया, ठीक है सर। यहाँ पे नॉन अश्योरेंस सर्विस टू नॉन ऑडिट क्लाइंट, वहां पे ऑडिट क्लाइंट था इसलिए गिल्टी हो गया। अब आ जाओ एक बार क्लॉज 10 जब मेन पोर्शन है जिसकी मैं बात कर रहा था, ये देखो क्लॉज 10। यहां पे स्पेशल पॉइंट में मैंने आपको रेड में हाईलाइट करके चीज दे रखी थी कि जब भी आपको एडवांस मिलता है दैट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कोप, वो इसके स्कोप का पार्ट नहीं है। यानी आप जो एडवांस मिल रहा है उसको आप अपने अकाउंट में रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यही क्वेश्चन आईसीआई ने, मैंने यहाँ पे दे भी रखा है, यही सेम टू सेम क्वेश्चन आईसीआई ने आपके क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन 11 पे मिल जाएगा। ये मैंने अप्रैल 25 एडिशन के हिसाब से दे रखा है। अगर आपका पुरानी बुक है तो उसमें भी ये क्वेश्चन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जनवरी 21 का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 जनवरी 21 में सेम क्वेश्चन आईसीआई ने पहले पूछ रखा है। और दोस्तों यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, कोई मिसकंडक्ट नहीं है, आप एडवांस को अपने बैंक अकाउंट में रखो, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो देखो क्या कहता है, इज देयर अ मिसकंडक्ट, तो द आंसर इज नो। यस वालों को तो पहले गलत कर दो, ठीक है सर। अब जो नो है ना उसका रीजन देखना जरूरी है। काउंसिल हैज मेड अ सजेशन दैट एडवांस रिसीव्ड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट
will not fall under clause 10 यानी it is exception and not keeping in a separate account is valid। कोई दिक्कत नहीं, आप उसको सेपरेट अकाउंट में मत रखो। CAH will not be held guilty। ठीक है सर। उसके बाद डी पॉइंट देखो क्या कहता है, CAH will not be held guilty since the provisions of clause 10 part 1 of second schedule are applicable to CA in service। सर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन गलत है, ये क्लॉज CA in प्रैक्टिस पे लगता है, CA in सर्विस पे नहीं लगता। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इजी पीजी, यस सर, फ्री के 2 नंबर हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। विद रिगार्ड टू द अनस्पेंड अमाउंट ऑफ 20 lakhs out of the following select the reporting responsibility of HGN company for compliance of CARO 2020। अब ये 20 lakhs की बात इन्होंने देखो कौन से पैरा में कर रखी है सर, ये रहा 20 lakhs। देखो क्या कहता है, ए लिमिटेड कारो 2020 के लिए इन्होंने ना पहले ऊपर फिगर्स भी दे रखी है कि कंपनी की नेटवर्थ 500 करोड़ है, टर्नओवर 1000 करोड़ है। तो आप एक बात तो कह सकते हो, कारो 2020 एप्लीकेबल तो है। ठीक है, पहले एक बार चेक कर लिया करो एप्लीकेबल है कि नहीं, एप्लीकेबल तो है। ए लिमिटेड हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ CSR कमेटी, और लिमिटेड कंपनी है भाई, पब्लिक कंपनी है, तुमको फिगर देखने की जरूरत ही नहीं है, एप्लीकेबल है। CSR कमेटी बनाई है सेक्शन 135 की। CSR committee has formulated and recommended to board a CSR policy and recommended the amount of expenditure। इनको लगा 20 लाख was unspent in respect of other than ongoing project। CH is exploring the reporting responsibility। तो जब भी हम बात करते हैं कारो 2020 की, ये कौन सा क्लॉज है सर, ये है 2020 वाला क्लॉज, नीता अंबानी वाला। नीता अंबानी वो छोटे छोटे प्यारे बच्चों को लेके आती है ना IPL 2020 में। यस सर, दिस इज योर क्लॉज 20 ऑफ पैरा 3 कारो 2020। यहां पे सर हम 2 केसेस लेते हैं, एक तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, एक अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। अगर अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट होता है तो उसको आपको पैसे को ट्रांसफर करना पड़ता है विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months टू अ Schedule 7 फंड। तो इसी के ऊपर ये क्वेश्चन था। तो देखो क्या आएगा, whether the company has transferred the money of 20 lakh to a fund specified in Schedule 3। Schedule 3 वाले तो पॉइंट सर दोनों गलत हो गए। फिर कहता है इट हैज ट्रांसफर्ड द अमाउंट ऑफ 20 लाख टू अ Schedule 7 फंड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months। ये बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद 3 months, सर 3 नहीं है 6 months है। सो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा आंसर है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 6। हाउ विल CAH रिपोर्ट द मैटर रिलेटिंग टू द नॉन कंप्लायंस अंडर फेमा एक्ट। ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ पे मतलब मेरे को लगा इन्होंने स्टूडेंट्स को थोड़ा परेशान करने की कोशिश करी है, बट अगर आपने थोड़ा सा भी हल्का ध्यान दिया होगा तो आई थिंक यू वुड हैव गिवन द राइट आंसर। अब सर फेमा एक्ट वाला पॉइंट क्या दे रखा है क्वेश्चन में, इसके लिए आपको पैराग्राफ ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे बात कर रखी है फेमा एक्ट की। CAH during the audit noticed that Enforcement Directorate has issued a show cause notice for various non-compliance of FEMA Act। ओके सर, कुछ नॉन कंप्लायंसेस के लिए इनको नोटिस आया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव नॉट मेंशन द सेम इन देयर बोर्ड रिपोर्ट, बिकॉज उनको लगता है अभी पता नहीं फेमा एक्ट का क्या होगा। एंड दिस इज नॉट रिफ्लेक्टिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी बात रिफ्लेक्टेड नहीं है। बट CAH को लगता है दैट दिस इज रेलिवेंट फॉर द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कहीं ना कहीं ये यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए रेलिवेंट है। ठीक है सर। अब सर सिंपल सी बात है, यहां पे क्या क्या केसेस बन सकते हैं। अगर तो यहां पे लिखा होता मैटर इज मटीरियल, ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मैटर मटीरियल है, यूजर के लिए रेलिवेंट है। और क्योंकि यहां पे कोई डिस्क्लोजर नहीं है तो यहां पे हमारा ओपिनियन क्या होता है, मैंने कहा यहां तो हम सीधा करते मॉडिफाइड ओपिनियन। ओके सर। अब अगर मैं क्वेश्चन देखूं उसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं, क्या यहां पे मॉडिफाइड ओपिनियन दे रखा है, अदर मैटर पैरा, EOM पैरा, कैम पैरा, कह रहे नॉट रिपोर्ट द मैटर, नहीं सर मॉडिफाइड ओपिनियन तो नहीं दे रखा। यानी कहीं ना कहीं जिस बंदे ने क्वेश्चन बनाया वो ये मान के चल रहा है कि हमको मॉडिफाइड ओपिनियन वाली रास्ते पे नहीं जाना, ये मैटर मटेरियल नहीं है, बस इतना है कि यूजर को पता होना चाहिए। अब सर अगर आपको यूजर को इसके बारे में बताना है, यूजर शुड नो अबाउट इट, तो 2 पैराज हमारे पास हैं इस चीज के लिए। मैंने कहा क्या क्या, सबसे पहले तो अगर मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता, ठीक है, इफ इट वाज डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो हम EOM पैरा डालते। EOM पैरा के जस्ट नीचे आप ऐसे 706 में एक और पैरा पढ़ते हो जो कहता है इफ यू वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द यूजर टू अ मैटर अदर देन प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हिच इज रेलेवेंट टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिट, ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी, ऑडिट रिपोर्ट, तो फिर सर कहीं ना कहीं अदर मैटर पैरा आना चाहिए। तो मेरा ये ओपिनियन है कि कहीं ना कहीं क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर नहीं है एंड इट इज रेलिवेंट टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग, तो भैया यहां पे आप अदर मैटर पैरा डाल सकते हो। ठीक है, यू कैन पुट द आंसर एज अदर मैटर पैरा। वेरी गुड।
अब कई बच्चे आके बोलेंगे सर यहाँ लिखा है रेलिवेंट टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी ऑडिट का ही पार्ट है। जब आप बोलते हो यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिट, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिट रिपोर्ट, कहीं ना कहीं क्या मैं बोल सकता हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आपके ऑडिट का ही पार्ट है। तो ये आपके ऑडिट के लिए भी रेलिवेंट हो गया और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं है। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर विल बी अदर मैटर पैराग्राफ, ठीक है। एंड मैं आपको बताऊं ना, ये सेम टू सेम चीज ऐसे 250 का अगर आप ऑडिट प्रोनाउंसमेंट का टेक्स्ट पढ़ते हो तो वहां पे भी दे रखी है। मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूं, एक बार मेरे साथ आओ, ठीक है। ये नेक्स्ट 2 मिनट्स मजा आएगा आपको देखना। ये कहता है, ये ऐसे 250 का ऑडिट प्रोनाउंसमेंट का टेक्स्ट है, आपके स्टडी मटेरियल में नहीं है, नो नीड टू वरी अबाउट इट, ठीक है सर। ऑडिट प्रोसीजर्स व्हेन नॉन कंप्लायंस इज आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड, ये सारा का सारा जो मटेरियल है ये आपके स्टडी मटेरियल में दे रखा है और आपके नोट्स के अंदर भी है। बस ये इतना कहता है कि आपको लास्ट में लास्ट लाइन पढ़ना, इंपॉर्टेंट वही है। ऑडिटर विल इवेलुएट द implications ऑफ नॉन कंप्लायंस इन रिलेशन टू अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट इंक्लूडिंग द रिस्क असेसमेंट एंड रिलायबिलिटी ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एंड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन, ठीक है। कहीं ना कहीं ये एप्रोप्रिएट एक्शन वगैरह लेगा। अब सर ये एप्रोप्रिएट एक्शन वाला जो पार्ट है ना, ये हमारे स्टडी मटेरियल में नहीं था, ठीक है। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टडी मटेरियल, बट कोई नहीं, एक बार जब इन्होंने बोला है कि आपको नॉन कंप्लायंस वगैरह मिलती है तो आप कुछ एप्रोप्रिएट एक्शन लो, तो अपन A17 से A18 वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। आ गए सर। अब सर इवेलुएटिंग द इम्प्लीकेशंस ऑफ नॉन कंप्लायंस A17 और A18, आ जाओ साथ में रीड करते हैं। देखो क्या कहता है। कहता है एज रिक्वायर्ड बाय पैरा 21 ऑडिटर विल इवेलुएट द इम्प्लीकेशंस ऑफ नॉन कंप्लायंस रिलेशन टू अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट, और उसका क्या इंपैक्ट है रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस पे, ये सब पे हम देखेंगे। Implications of the instances of non-compliance identified by auditor will depend on the relationship of the perpetration and concealment in relation to specific control activities and level of management or employees involved। मतलब सर सिंपल सी बात है, अगर मैनेजमेंट खुद ही नॉन कंप्लायंस कर रही है, ठीक है, अगर एम्प्लॉयज खुद ही नॉन कंप्लायंस कर रहे हैं, यानी क्या मैं कह दूं इंटीग्रिटी की कमी है। हाँ सर, इंटीग्रिटी की कमी है। अगर इंटीग्रिटी की कमी है तो क्या आप इनके ऑडिट एविडेंस या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इन पे रिलाय कर पाओगे? द आंसर इज नो, हम इन पे रिलाय नहीं कर पाएंगे। तो यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। फिर सर एक्सेप्शनल केसेस, कहता है इसके अंदर भी अगर एक्सेप्शनल केसेस में हम जाएं तो ऑडिटर कैन कंसीडर वेदर अनलेस प्रोहिबिटेड बाय लॉ रेगुलेशन। अगर आपको इंटीग्रिटी पे ही शक हो रहा है तो भाई ऐसी एंगेजमेंट का पार्ट रह के भी कोई फायदा नहीं है, चुपचाप पतली गली से निकल लो, आप विड्रॉ करके चल सकते हो, ठीक है सर। अगर आपको लगता है मैनेजमेंट और TCWG कोई भी रेमेडियल एक्शन लेके राजी नहीं है, इवन व्हेन द नॉन कंप्लायंस इज नॉट मटेरियल टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसा हमारे क्वेश्चन में भी एग्जामिनर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है ये चीज मटेरियल नहीं है। नाउ व्हेन यू आर डिसाइडिंग विड्रॉल इज नेसेसरी, आप कहीं ना कहीं लीगल एडवाइस ले सकते हो। बट अगर आपको लगता है विड्रॉल इज प्रोहिबिटेड, ठीक है, विड्रॉल पॉसिबल नहीं है, तो फिर आप एक ऑल्टरनेट एक्शन ले सकते हो डिस्क्राइबिंग दिस नॉन कंप्लायंस इन द अदर मैटर पैराग्राफ। कहीं ना कहीं आप अदर मैटर पैराग्राफ में इसके बारे में बता सकते हो। तो मैं बताऊं ना, जिस शातिरता से इन्होंने क्वेश्चन बनाया है, पहले तो जो मेन मटेरियल था वहां से टॉपिक उठाया नहीं, उस मेन मटेरियल की इन्होंने ली एप्लीकेशन वाला पार्ट। दिस A18 का मतलब है एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर 18, उसमें भी इन्होंने एक्सेप्शनल केस उठाया जिसमें ऑडिटर विड्रॉ करता है, और विड्रॉ की भी एक्सेप्शन उठाई कि अगर विड्रॉ प्रोहिबिटेड है तो आप अदर मैटर पैरा में डालो। मैंने कहा ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है ना तो आपको साफ साफ इतनी बात पता है, इफ अ मैटर इज नॉट प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और आपको लगता है यूजर के लिए रेलिवेंट है, आप चुपचाप अदर मैटर पैरा ही करके आओगे। क्या ये बात समझ में आई सर? गॉट इट सर, समझ गए सर। अब कई बच्चे ऐसा बोल सकते हैं नहीं नहीं सर इट इज रेलिवेंट टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मुझे एक बात बताओ, एम्फेसिस ऑफ मैटर के लिए आप ड्रॉ किस नोट पे अटेंशन ड्रॉ करोगे? कौन से नोट पे अटेंशन ड्रॉ करोगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो डिस्क्लोज्ड ही नहीं है, तो कौन सा मैटर एम्फेसाइज करोगे? हाँ सर बात तो सही है, कौन सा मैटर एम्फेसाइज करेंगे? तो मेरा ये मानना है EOM पैरा, कैम पैरा और नॉट रिपोर्ट द मैटर ये सब नहीं आने चाहिए। अब कैम पैरा भी डाल सकते थे अगर ये आपको थोड़ी हिंट देते कि हमने इसके बारे में TCWG से डिस्कशन करी, दिस इज अ मैटर ऑफ या तो सिग्निफिकेंट जजमेंट, सिग्निफिकेंट रिस्क या सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन। ऐसा कुछ इन्होंने इंडिकेशन नहीं दिया, क्योंकि इंडिकेशन नहीं दिया तो सीधा सीधा आंसर अदर मैटर पैरा होता है। ठीक है बॉस, ठीक है सर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7, डायरेक्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। सीधा सीधा ऑप्शन सी करना था कि गुडविल और कैपिटल रिजर्व ये परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट होती है। मैं आपको हमेशा बोलता हूं जो भी चीजें आप इंड AS 103 में कैलकुलेट करते हो, यानी बिजनेस कॉम्बिनेशन के टाइम पे गुडविल, कैपिटल रिजर्व और NCI का बैलेंस,
ठीक है, एनसीआई का बैलेंस भी, ये सब आपकी परमानेंट होती है, करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट का पार्ट नहीं बनेगी। वेरी गुड। अब आ जाओ इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो नंबर 2। अब इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो 2 पढ़ते हैं। आई होप आपको मजा आ रहा है, फील आ रही है सीए फाइनल की। यस सर, गया जमाना भैया जब सिर्फ छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट बच्चे बार बार सिर्फ क्वेश्चन बैंक करके, चार देखे हुए क्वेश्चन करके एग्जाम में चले जाते थे और मजा आ जाता था। भाई अब सीए कोर्स इज इवॉल्विंग, यू नीड टू डेवलप योर माइंड, अच्छे से क्लासेस करो, अच्छे से रिवीजन करो, एंड देन ओनली यू विल बी रेडी टू गिव द एग्जाम्स एकदम प्रॉपर्ली। चलो सर, अब आ जाओ इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो नंबर 2 पढ़ते हैं। अगेन इस इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो 2 के लिए मेरे पास सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है, इस पे फोकस करते हैं। चलो, अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको करके, इजी क्वेश्चन है। What type of opinion और रिपोर्टिंग should issue in their audit report? कह रहे कहीं ना कहीं अपनी ऑडिट रिपोर्ट पे इनको कौन सा ओपिनियन देना चाहिए, कंसिडरिंग द ऑब्जर्वेशंस एज पर एप्लीकेबल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। तो दो ऑब्जर्वेशन है, उसमें आपने बताना है कैम आएगा, ईओएम आएगा, अनमॉडिफाइड ओपिनियन आएगा, अदर मैटर आएगा। तो एक बार आ जाओ ऑब्जर्वेशंस पढ़ते हैं। ऑब्जर्वेशन नंबर 1, ये तो एकदम देखते आप बता दोगे। कंपनी procures raw material from large number of local and international supplier. As on 31st March 25, trade payables form a significant portion of total liability. ठीक है सर। A substantial number of supplier accounts were subject to reconciliation issues. जो supplier के अकाउंट से वहां पे कुछ reconciliation के issues मिले, कहीं ना कहीं कंफर्मेशन बहुत बाद में आ रही थी, एंड दिस रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट ईयर एंड एडजस्टमेंट्स। क्योंकि इश्यूज थे तो आपको एडजस्टमेंट्स करवानी पड़ी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। मैनेजमेंट ने प्रॉपर्ली ऑडिटर का जवाब नहीं दिया, एंड इट इज कंसिडर्ड अ एरिया ऑफ हाई रिस्क बाय द ऑडिटर। However, based on other procedure, it was concluded that trade payable balances is appropriately recorded. यानी यहाँ पे कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर कोई एरिया होता है ऑफ सिग्निफिकेंट JRT, JRT का क्या मतलब था? सिग्निफिकेंट जजमेंट, सिग्निफिकेंट रिस्क, सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन। इसको हम कहाँ डालते हैं सर? वी पुट इट इन अ कैम्पेरा। अगर आप क्वेश्चन देखोगे, आई थिंक ये भी एक लिस्टेड एंटिटी है। SQC and Associates is a firm CA is appointed audit and assurance service. They are appointed as the auditor of this bank. और बैंक के बाद इन्होंने बोला, इन्होंने एक NBFC का भी ऑडिट किया है। फिर उसके बाद दे आर अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ MRP लिमिटेड विच इज अ लिस्टेड कंपनी। फिर लिस्टेड कंपनी के केस में इन्होंने ये सब बातें करी, और उसके साथ साथ इन्होंने ये बातें भी करी। तो लिस्टेड कंपनी के केस में कैम आएगा। ठीक है सर। ऑब्जर्वेशन नंबर 2, a batch of finished goods worth rupees 1.8 crore was found to be missing during the physical verification of inventory. कहीं ना कहीं ये मिसिंग था। ये एक significant portion है of the value of inventory of finished goods. Management stated that it was due to a clerical error, ठीक है, जिस वजह से ये चीज रिकॉर्ड नहीं हुई, एंड जो डॉक्यूमेंटेशन थी इट वाज इनसफिशिएंट एंड नॉट इंडिपेंडेंटली वेरीफेबल। बिकॉज भाई सिंपल सी बात है, 1.8 करोड़ जो कि एक मटेरियल एरिया है, इसके लेके आपके पास सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं है। तो सिंपल सी बात है, अगर 1.8 करोड़ एक मटेरियल एरिया जिसको लेके एविडेंस नहीं है, यानी इंपैक्ट इज लिमिटेड टू वन आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये परवेसिव नहीं है। हाँ सर, ये परवेसिव नहीं है। ऐसा थोड़ी बोला कि पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एविडेंस नहीं है, एक ही आइटम का एविडेंस नहीं है। तो जब इंपैक्ट मटेरियल होता है, परवेसिव नहीं, तो हम कौन सा ओपिनियन देते हैं सर? हम देते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन। तो पहले में कैम आएगा, दूसरे में क्वालिफाइड ओपिनियन आएगा। अब बताओ ऑब्जर्वेशन में कहां लिखा है सर? कैम और यूएम पैरा गलत, अनमॉडिफाइड ओपिनियन गलत, अदर मैटर पैरा गलत, कैम पैरा एंड क्वालिफाई द ऑडिट ओपिनियन ड्यू टू मटेरियल ड्यू टू बीइंग द मटेरियल बट नॉट परवेसिव लिमिटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 8 का आंसर शुड बी ऑप्शन डी। गुड क्वेश्चन, यस सर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन 9 की डिस्कशन वैसे मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, ठीक है। मैं इसका वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिपेंसी वाला, वो आपको एक बार दे दूंगा। एक बार ऊपर से जस्ट आई विल गिव यू द आंसर। बड़ा सिंपल सा, सिंपल तो नहीं, मतलब नई कुछ चीज पूछी थी इन्होंने बोला कि आप ना डिस्क्रिपेंसी कैलकुलेट करके बताओ ड्यू टू रेवेन्यू लीकेज। तो अब ये क्या बताया इन्होंने? आपको डिस्क्रिपेंसीज निकाल के दे दी, आपने रेवेन्यू लीकेज कैलकुलेट करके बताना है। सबसे पहली डिस्क्रिपेंसी, 5 करोड़ का लोन था जिसपे इंटरेस्ट होना चाहिए 9.5%, बैंक ने कितना इंटरेस्ट लगाया? 8.5%। कितनी डिस्क्रिपेंसी है? 1% की। तो 5 करोड़ का अगर आप 1% लेते हो साल भर के लिए तो 5 लाख आ जाता है। सिंपल है, ठीक है सर, गुड। सेकेंड पॉइंट, वर्किंग कैपिटल दी 3 करोड़ की, प्रोसेसिंग फी लगानी थी 1% की, लगाई कितनी? आधे % की। तो कितना डिस्क्रिपेंसी है? आधा %। 3 करोड़ का आधा % करता हूं तो 1.5 लाख आ जाता है। फिर कहता है हम जो आपको कैश क्रेडिट दे रहे हैं उसके लिए आपको स्टॉक स्टेटमेंट देने मंथली। तो 4 करोड़ का कैश क्रेडिट दिया है,
सामने वाले ने 3 महीने के लिए स्टॉक स्टेटमेंट नहीं दिया, जिसकी वजह से पीनल इंटरेस्ट लगेगा 2% पर एनम। तो अगर आप 4 करोड़ पे 2% पर एनम लगाते हो 3 महीने के लिए 3/12 करके, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 लाख रुपए। ठीक है सर। अब इसको भी हमने क्यों कंसीडर किया, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली लिखा है डिस्क्रिपेंसी, तो इसको भी हम डिस्क्रिपेंसी मानेंगे। ठीक है सर। एंड लास्ट में कहता है एक एक्सपोर्ट्स करके कंपनी है जिसको हमने एक्सपोर्ट फैसिलिटी दी, उसके लिए कुछ क्रेडिट पीरियड दिया 2 करोड़ रुपए की एट 6% पर एनम, बट सामने वाले ने 1 महीने का डिले किया, तो इस पे इन्होंने कहा हम ओवर ड्यू इंटरेस्ट लगाएंगे 12% पर एनम का, बट ये ओवर ड्यू इंटरेस्ट जो था डिलेड पीरियड का ये अप्लाई नहीं किया। तो बड़ा सिंपल है, 2 करोड़ इंटू 1/12, क्योंकि 1 मंथ का डिले है, इंटू 12% पर एनम, इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन आपके पास 2 लाख का आंसर आ जाएगा, बिकॉज 12% का ओवरड्यू इंटरेस्ट अप्लाई नहीं हुआ। तो जब आप इनको ऐड करते हो 5 लाख प्लस 1.5 लाख 6.5 लाख 8.5 लाख प्लस 2 लाख, आपके पास 10.5 लाख का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए, दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। अब अगर आप इसमें अज्यूम करते हो नहीं सर ये जो ओवरड्यू इंटरेस्ट रेट है ना, इसमें नॉर्मल इंटरेस्ट रेट जुड़ा हुआ है, तो बैंक ने नॉर्मल इंटरेस्ट रेट 6% का लगा दिया होगा, जो एक्स्ट्रा रेट है ना 6% का वो नहीं लगाया। तो अगर आप ओवरड्यू इंटरेस्ट को 6% लेके चलोगे तो यहां पे आंसर फिर 1 लाख आ जाएगा, और 10.5 की जगह इट विल बी 9.5 लाख। तो मेरे हिसाब से तो 10.5 लाख होना चाहिए। ठीक है, बट अगर आप एक दूसरा ओपिनियन लेना चाहो तो आप इसका आंसर 9.5 लाख कर सकते हो। अगेन दैट डिपेंड्स ऑन अजम्पशन टू अजम्पशन। इसकी रिप्रेजेंटेशन हमने आईसीआई को ऑलरेडी भेज दिया, मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो बना के दे दी थी इस वीडियो से पहले, सो आई होप आपने मेल कर दिया होगा। ठीक है सर। अब आ जाओ क्वेश्चन 2, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अगेन इट इज वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन आफ्टर कैलकुलेटिंग द एग्रीगेट रिस्क एडजस्टेड वैल्यू ऑफ द अबव फंडेड एसेट्स फॉर कैलकुलेटिंग द मिनिमम कैपिटल रेशियो फॉर इजी फाइनेंस लिमिटेड। सर ये कौन सा कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है? जब हम एनबीएफसी ऑडिट पढ़ते हैं, हाँ सर, उसमें शुभम सर ने आपको एक चार्ट बनवाया था सर, किसका? रिस्क वेट्स का, कि कई सारे एरियाज होते हैं जहां पे रिस्क 0 होती है, फिर 2 ऐसे एरियाज होते हैं जहां पे रिस्क 20% होती है, एक ऐसा एरिया होता है जहां रिस्क 50% होती है, और बाकी सारे केसेस में रिस्क इज 100%। और मैंने आपको ये बात पहले भी बोली थी कि 2-3 अटेम्प्ट पहले ये सेम चीज आईसीआई एमसीक्यू में पूछ चुका है। आप भले रिवीजन वीडियो देख लो चाहे क्लास की वीडियो देख लो, आई हैड ऑलरेडी मेंशन दिस थिंग एंड अगेन इन्होंने एमसीक्यूज में पूछ ली। तो अगर आप अपने नोट्स पे भी देखोगे आपको प्रॉपर टेबल मिल जाएगी रिस्क वेट्स की। आ जाओ मैं साथ में आपको कैलकुलेट करवा देता हूं। सबसे पहले यहां पे बोलता है इजी फाइनेंस लिमिटेड इज अ एनबीएफसी, उसके आपको इन्होंने एसेट्स के नाम दे दिए। कैश एंड बैंक मैंने हमेशा बोला है कोई रिस्क नहीं है, तो यहां पे द रिस्क विल बी 0%। ओके सर। जो भी बॉन्ड्स हैं ऑफ पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, अगर आप बुक देखोगे वहां पे पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नहीं लिखा, पब्लिक सेक्टर बैंक्स लिखा है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के केस में 20% होता है, बट पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में तो सर 100% ही होगा। जो करंट एसेट्स है, लोन टू स्टाफ में हमेशा कहता था स्टाफ को अगर आप लोन दे रहे हो, अगर वो सामने वाला पैसा नहीं देगा तो हम उसकी सैलरी में से काट लेंगे, तो इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी सिक्योर्ड। तो यहां पे भी सर 0% होगा। और आखिरी में जब बात होती है फिक्स्ड एसेट्स की, ठीक है, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, तो सर यहां पे कितना होगा? मैंने कहा यहां भी 100% होगा, यानी इट विल बी फुल 30 करोड़। और लास्ट में आते हैं स्टेट गवर्नमेंट के गारंटी के क्लेम्स विच आर इन डिफॉल्ट फॉर अप टू 90 डेज। तो मैंने आपको हमेशा इसमें बोला है अगर कोई डिफॉल्ट नहीं है या डिफॉल्ट इज अप टू 90 डेज और गारंटी स्टेट गवर्नमेंट की है, तो बाबा इट विल बी 20%। तो अगर आप इसकी कैलकुलेशन करो तो ये आ जाती है 50 प्लस 30 प्लस 60 का 20% करे तो 12, ये बन जाएगा 92 करोड़। दिस विल बी 92 करोड़, और आंसर भी यहां पे यही आएगा, ऑप्शन ए 92 करोड़। गॉट इट सर। अब आ जाओ क्वेश्चन 11 पे। ये आपके कारो 2020 का क्वेश्चन है सर। कारो 2020 काफी मतलब मजेदार चीज है सर, काफी स्कोरिंग चीज है। हाउ विल मेसर्स एसक्यूसी एंड एसोसिएट्स रिपोर्ट अंडर कारो 2020 विद रिस्पेक्ट टू रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स ऑफ एमआरपी लिमिटेड? तो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट की बात होती है क्लॉज 1 पैरा 3 कारो 2020, उसका भी सब क्लॉज नंबर 4 जो डी पार्ट होता है। अब रीवैल्यूएशन की रिगार्डिंग देखो इन्होंने क्या दे रखा है, लेट्स सी सर। ये रखा रिवैल्यूएशन के रिगार्डिंग, एक लिस्टेड कंपनी है, उसने अपने बिल्डिंग्स की रिवैल्यूएशन करी है, सॉफ्टवेयर की रिवैल्यूएशन करी है। तो ये कहता है एज अ रिजल्ट ऑफ रिवैल्यूएशन द कैरिंग वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग वाज इंक्रीज्ड which represents 6% increase over the gross carrying value of the building। हम ग्रॉस वैल्यू लेते हैं, नेट वैल्यू सर, ग्रॉस नहीं नेट वैल्यू लेते हैं। 12% इंक्रीज इन द नेट कैरिंग वैल्यू एट द कंसिडरिंग द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो मुझे बताओ अगर ये 10% और मोर होता है
इन द नेट कैरिंग वैल्यू, तो क्या आप रिपोर्ट करते हो? हाँ सर, हम रिपोर्ट करेंगे। सॉफ्टवेयर एसेट्स वर कंसिडर्ड अ डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन विच इज अ 10% रिडक्शन इन ग्रॉस बट 16% रिडक्शन इन द नेट, ये भी हम रिपोर्ट करेंगे। तो दोनों केसेस में आपने रिपोर्ट करना, और साथ ही साथ ये रिपोर्ट करना पड़ता है कि एक तो 10% और मोर का है, फिर आप ये रिपोर्ट करते हो कि वेदर इट वॉज डन बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर और नॉट, कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने करी या नहीं। तो अगर आप इसके आंसर में आओगे तो आपको साथ साथ बताना है रिपोर्ट ओनली द रिवैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग, गलत। ओनली द सॉफ्टवेयर एसेट, गलत। बोथ द बिल्डिंग एज वेल एज सॉफ्टवेयर इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड, फालतू की बात है। आंसर डी विल बी द राइट, बोथ नीड टू बी रिपोर्टेड, प्लस यू शुड ऑल्सो मेंशन इट इज डन बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर एंड द अमाउंट ऑफ चेंज। ओके, इजी, गुड क्वेश्चन। अब आ जाओ इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो 3। पानी के दो घूंट लगाओ एंड गेट रेडी। सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एसे 299, ठीक है। विच ऑडिट फर्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैप्सेस इन द ऑडिट प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल एक्टिविटीज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एज पर एसे 299 इन केस द ऑडिट प्रोसीजर्स आर नॉट डन प्रोफेशनली बाय द स्टाफ ऑफ एबीसी एंड एसोसिएट। अब देखो चल क्या रहा है, आ जाओ समझते हैं। Ratnesh Limited, a listed company, is in the business of oil rigs. Company is having the head office at Mumbai. इसने अपॉइंट किया MPR, KGKS, YX and Associate, ABC and Associate as joint auditor. Professional work was divided by them mutually. But जो वर्क है relating to information processing, related to control activities, a component of control, it was allocated to MPR and company. मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको हमेशा बोला है एक काम तो होता है जो डिवाइड हो जाता है, एक अनडिवाइडेड होता है। जो डिवाइड हो जाता है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सर, जिसके हाथ में वो काम आ गया, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। ऐसे बोलते हैं ना, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। तो जब आपके पास जॉइंट ऑडिटर के रूप में कोई काम आ गया तो वो काम के लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हो गए। तो ये कहता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का काम एलोकेट हो गया एमपीआर एंड कंपनी को स्पेसिफिकली, एंड इट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द जॉइंट ऑडिट, मतलब वो कॉमन एरिया का पार्ट नहीं था। ड्यू टू शॉर्टफॉल ऑफ रिसोर्सेज, बेचारी फर्म के पास कमी थी रिसोर्सेज की, तो उन्होंने क्या किया, एबीसी के स्टाफ की मदद ले ली। अरे भैया, किसी की भी मदद लो, काम किसका है? एमपीआर का, ठीक है। तो जब काम एमपीआर का है, रिस्पॉन्सिबल भी कौन होगा? एमपीआर रिस्पॉन्सिबल होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर ये काम ठीक से नहीं किया एबीसी के स्टाफ ने, तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? एमपीआर एंड कंपनी विल बी रिस्पॉन्सिबल। इजी पीजी, इजी सर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। दिस इज अगेन अ क्लासिक क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन से आपको काफी चीजें सीखने को मिलेंगी एज अ स्टूडेंट, ध्यान से समझना। विच ऑफ द एक्टिविटीज वेरीफाइड बाय सबऑर्डिनेटेड स्टाफ ऑफ एबीसी एंड एसोसिएट्स पर्टेन्स टू कंट्रोल एक्टिविटीज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो कंट्रोल एक्टिविटीज में हम 4 कंट्रोल एक्टिविटीज की बात करते हैं, जहां मैं पूछता हूं आपके घर का पानी कौन कंट्रोल करता है? सर, हमारे पाइप्स। हमारे जो पाइप्स होते हैं वो पानी को कंट्रोल में रखते हैं। पाइप्स का मतलब क्या था? फिजिकल कंट्रोल, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो इस क्वेश्चन में पूछ रखा है, परफॉर्मेंस रिव्यू और सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। तो अब ये बोलता है इनमें से कौन सी एक्टिविटीज हैं जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का पार्ट है। अगर आप अपनी बुक खोलोगे चैप्टर नंबर 4 रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल, आपको दिखेगा शुभम सर ने कई सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। जैसे कंट्रोल रिस्क में स्टार्टिंग में एंटिटी लेवल कंट्रोल, एक्टिविटी लेवल कंट्रोल, हाँ, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, असर्शन लेवल, वेरी गुड। आगे आते जाओ, आगे आगे आते जाओ प्यारे प्यारे बच्चों। कंट्रोल एनवायरनमेंट में ये एग्जांपल ऑफ इंटीग्रिटी, एथिकल वैल्यूज, आईटी बेस्ड कंट्रोल्स का एग्जांपल। सर, आप इतना एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि जो क्वेश्चन आया है वो भी एग्जाम्पल्स में से आया है। अगेन अगर आप देखोगे कंट्रोल एक्टिविटीज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, तो यहां पे सर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के अंदर 2 कंट्रोल्स आते हैं, जनरल आईटी कंट्रोल्स, एप्लीकेशन कंट्रोल। जनरल आईटी कंट्रोल्स में आते हैं रिगार्डिंग कंट्रोल्स ऑफ प्रोग्राम चेंज, रिस्ट्रिक्टिंग द एक्सेस टू सर्टेन प्रोग्राम और डेटा। अगर आप कोई नया सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट कर रहे हो तो क्या क्या कंट्रोल्स होने चाहिए। एप्लीकेशन के अंदर एरिथमेटिकल एक्यूरेसी, एडिट चेक्स, न्यूमेरिकल सीक्वेंस चेक और मैनुअल फॉलोअप ऑफ एक्सेप्शन रिपोर्ट, ये सब कहीं ना कहीं एग्जाम्पल दे रखे हैं। फिर इसके साथ परफॉर्मेंस रिव्यू मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था, दिस इज नथिंग बट वेरिएंस एनालिसिस, एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से कंपेयर करो। फिजिकल कंट्रोल में आते हैं फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स,
ऑथोराइजिंग द एक्सेस टू कंप्यूटर प्रोग्राम और डेटा फाइल्स की, यानी कंप्यूटर फाइल्स वगैरह जो भी है इनको कहीं ना कहीं ये एक्सेस जो है ऑथोराइज करने, जो ऑथोराइज पर्सन होगा वही एक्सेस कर पाएगा। फिर उसके बाद फिजिकल कंट्रोल्स में ये भी आता है कि जो भी फिजिकल इन्वेंट्री रखी है उसको आप बुक्स ऑफ अकाउंट से कंपेयर करो, जिसको आप बोलते हो फिजिकल काउंट ऑफ इन्वेंट्री, और आखिरी में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। तो दोस्त अगर आप इस एमसीक्यू को देखते हो तो इसने पूछा कौन सी एक्टिविटीज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का पार्ट बनेगी। एक्चुअल परफॉर्मेंस वॉज रिव्यूड अगेंस्ट द बजटेड वन। ये क्या था सर? ये था परफॉर्मेंस रिव्यू। ओ, ये परफॉर्मेंस रिव्यू है। एडिट चेक्स फॉर इनपुट डेटा एंड न्यूमेरिकल सीक्वेंस चेक, दीज वर द एप्लीकेशन कंट्रोल रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। ठीक है सर। ऑथोराइजिंग द एक्सेस टू कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड डेटा फाइल्स, सर ये चीज हमारे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का पार्ट थी या फिजिकल कंट्रोल? सर हमारे मटेरियल में तो लिखा है इट इज अ फिजिकल कंट्रोल। हमारे का क्या मतलब है? आईसीआई का ही है। एंड लास्ट में कंट्रोल्स रिलेटेड टू द न्यू रिलीजेस ऑफ एप्लीकेशंस, ये किसका पार्ट है? ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का पार्ट है। यानी ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 ये दोनों कहीं ना कहीं सही आंसर हो जाएंगे। तो अगर आपने ऑप्शन 2, ऑप्शन 4, ऑप्शन डी किया है, दिस इज द राइट आंसर। अब कई बच्चे ऐसा बोल सकते हैं सर ये जो ऑथोराइजिंग है ना, एक्सेस टू कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड फाइल, ये भी तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग वाली फील दे रहा है। दिस इज द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ आईसीआई एग्जाम्स। ठीक है, आप ये मान सकते हो दिस इज द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ आईसीआई एग्जाम। अब सर जब मार्किंग स्कीम बनेगी ये स्टडी मटेरियल से बनाएंगे। ठीक है सर, स्टडी मटेरियल में साफ साफ ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग में दे रखा है, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग में दे रखा है, तो यही आंसर उठाएंगे। अगर आप लॉजिक से चलोगे तो यस, लॉजिकली पॉइंट नंबर 3 भी इसका पार्ट बनना सही चाहिए। ठीक है सर। अब आप मेरे से पूछो सर आपने अपनी जो बुक है, ठीक है, ये जो बुक है आपने इन एग्जाम्पल्स को इतनी वो क्यों दे रखी है इंपॉर्टेंस? क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब इन्होंने एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चन बनाया है। पिछली बार भी जब टफ पेपर आया था ऑडिट का मई 2025 में, ऐसे 620 से इन्होंने एक एग्जाम्पल वाला पार्ट उठा के क्वेश्चंस में टेस्ट किया था। वाओ सर, दैट वाज अगेन कवर्ड इन द बुक। उससे पहले भी जब इन्होंने नवंबर 24 का पेपर पूछा था तो अगेन इन्होंने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में ऐसे 600 का एक एग्जाम्पल वाला पार्ट पूछा था। तो आप अगर नोट से पढ़ रहे हो ना, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और मैं हमेशा एग्जाम्पल्स के लिए एक ही चीज बोलता हूं, आपको ना इनका रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन एग्जाम्पल्स को प्रॉपर्ली 2-3 बार 4 बार गो थ्रू करते हो, ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द एमसीक्यूज। एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने में कभी भी आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर, आपका पूरा ख्याल रखा यार मैंने, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे, बस एमसीक्यूज खत्म होने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेसिफिक प्रोसीजर टू इवेलुएट द रेलिवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ फाइंडिंग्स एंड कंसिस्टेंसी विद अदर एविडेंस? सर ये मिस्टर सी कौन है? तो ये कहता है वाईएक्स एंड एसोसिएट्स। वाईएक्स एंड एसोसिएट कौन है सर? पहले तो ये बताओ। सर ये सब ऑडिटर थे। ठीक है, वाईएक्स एंड एसोसिएट इज द ऑडिटर, कंपनी हैज अपॉइंटेड वाईएक्स एंड एसोसिएट एज अ जॉइंट ऑडिटर। अब ये कहता है वाईएक्स एंड एसोसिएट ने मदद ली मिस्टर सी की एज अ एक्सपर्ट। तो मुझे बताओ अगर ऑडिटर किसी एक्सपर्ट की मदद लेता है तो उसको क्या कहते हैं? सर हम उसको प्यार से कहते हैं ऑडिटर्स एक्सपर्ट। वेरी गुड। टू वेरीफाई द एक्चुरियल वैल्यूएशन डन बाय द कंपनी, they perform the following specific procedures to evaluate the relevance and reasonableness of their findings and consistency। बेसिकली आप एक्सपर्ट का काम चेक कर रहे हो। अब ये कहता है इन्होंने क्या किए, कोरोबोरेटिव प्रोसीजर करे, एनालिटिकल प्रोसीजर्स करे, साथ ही साथ रिव्यू किया डेटा फॉर द कंप्लीटनेस एंड इंटरनल कंसिस्टेंसी एंड ओरिजिन ऑफ द डेटा। मुझे एक बात बताओ, एक्सपर्ट ने जो काम किया है क्या उसने डेटा पे काम किया है? मैंने कहा नहीं। एक्सपर्ट का जो काम है वो आप ऊपर वाले प्रोसीजर में चेक कर रहे हो, यहां तो आप डेटा चेक करो जो आपने एक्सपर्ट को दिया है। तो डू यू थिंक डेटा वाला जो चीज है वो एक्सपर्ट के काम से रिलेटेड है? मैंने कहा नहीं, ये एक्सपर्ट के काम से रिलेटेड नहीं है। तो आपसे पूछ रहा है विच इज नॉट रिलेटेड टू द एक्सपर्ट का काम, तो आप बोलो थर्ड और फोर्थ पॉइंट आर रिलेटेड टू डेटा, दे आर नॉट रिलेटेड टू एक्सपर्ट्स वर्क, सो दीज आर द पॉइंट यू नीड टू कवर। सो थर्ड एंड फोर्थ का अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए शुड बी द राइट आंसर। तो अगर आप अपने ऐसे 620 का मटेरियल भी देखोगे तो जब आप उसमें देखोगे डेटा वाले पॉइंट्स तो आपको डेटा वाले दोनों पॉइंट दिख जाएंगे। एंड डेटा वाले पॉइंट्स है डेटा का पार्ट बनते हैं, एक्सपर्ट का काम नहीं बनते। तो एक्सपर्ट के काम के लिए आपको ऊपर वाले 2 प्रोसीजर करने थे। एंड लास्ट में आता है हम सबका फेवरेट क्वेश्चन 15, इफेक्ट ऑफ द अर्ली अडॉप्शन ऑफ इंडियस दैट विल बी रिपोर्टेड अंडर विच हेड ऑफ द रिपोर्ट? तो अर्ली एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो मैं बोलता था 2 इवेंट पहले वाले 2 इवेंट बाद वाले, पहले वाले क्या थे सर? पहले वाले थे अर्ली एप्लीकेशन ऑफ एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट हैज अ मटेरियल इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एग्जांपल भी लिया था इंडियस 116 का।
दूसरा मैंने कहा था पहले क्या हुआ सर, पहले कोई कैटेस्ट्रॉफ हुआ, एनी कैटेस्ट्रॉफ विच हैज अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द कंपनीज ऑपरेशन, वो भी एक इवेंट होता है। उसके बाद वाले क्या थे सर, आउटकम ऑफ अ लिटिगेशन, फ्यूचर आउटकम ऑफ अ लिटिगेशन या सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट इवेंट बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ये सब इवेंट्स किसके थे? मैंने कहा दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा विच इज कवर्ड इन योर स्टडी मटेरियल एंड इन अवर नोट्स ऑल्सो। सो द राइट आंसर विल बी ईओएम पैरा। ठीक है, तो जितने भी एमसीक्यूज थे उनकी मैंने प्रॉपर रेफरेंसिंग आपके नोट्स और क्वेश्चन बैंक के साथ यहां पे दे रखी है। 15 के 15 एमसीक्यूज मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। देखो मैं आपको बताऊं ना, 30 में से जो 28 एमसीक्यू हैं ये डायरेक्टली आपको नोट्स और क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे। तो जितने भी मेरे करंट स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं सर एमसीक्यू के लिए क्या अलग करना है। अरे बाबू, जो आपको दे रखा है उसको आप बस अच्छे से कर लो, आप आराम से एमसीक्यूज को डील कर लोगे। ठीक है सर, हमें एमसीक्यूज के लिए बस नोट्स और क्वेश्चन बैंक पे फोकस करने की जरूरत है, कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं। बट यस, फॉर प्रैक्टिस पर्पस जो भी आपकी लेटेस्ट आरटीपी आती है, एमटीपी आती है, उसकी केस स्टडीज आप प्रैक्टिस करके चल सकते हो। डील डन डन सर। अब फटाफट अगर आप चाहो तो इस वीडियो के अंदर अंदर ही 2 मिनट का ब्रेक ले लो। ठीक है, 2 मिनट के ब्रेक के बाद अपन रिज्यूम करते हैं विद द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, आपको और अच्छा लगेगा और अच्छी फील आएगी। ठीक है, चलो। यस एवरीवन, ऑल सेट? यस सर। अब सर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 है आपका, आता है SQC1 SA 220 से। EQCR का क्वेश्चन था, आ जाओ एक बार देखते हैं। हाँ जी मित्रों, सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है मिस्टर ए ने अभी अभी रिसेंटली क्वालिफाइड किया है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है सर, इसको कहीं ना कहीं फर्म का पार्टनर भी बना दिया ऑन 1 फरवरी 25। इसने एक्सेप्ट किया अपना पहला असाइनमेंट टू एक्ट एज EQCR। बताओ, अभी अभी नया नया प्यादा, क्यूट क्यूट सा, अभी अभी बस ऐसा कहता है ना, जैसे वो बोलते हैं ना, अभी अभी चूजा निकला है। ठीक है, अंडे में से अभी अभी चूजा निकला है, और ये अभी अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट बना है और इसको एक लिस्टेड एंटिटी का EQCR बना दिया। बिफोर फाइनलाइजिंग द बैलेंस शीट, जो EQCR था इसने क्या किया, जो एंगेजमेंट टीम के वर्क पेपर थे उसी पे साइन वगैरह कर दिया एज अ टोकन ऑफ रिव्यू कि हाँ मैंने देख लिया, विदाउट गोइंग थ्रू द ऑडिट फाइल। प्लस इसने कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं करी। कमेंट ऑन द एक्ट ऑफ CAA इन अकॉर्डेंस विद रेलिवेंट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। जब प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है, यानी किसकी बात हो रही है, SQC1 और आपके जो SA 220 है, इसके हिसाब से आपने आंसर देना है। सर क्या बढ़िया तगड़ा क्वेश्चन बनाया है ना, मैंने कहा लप्पू सा क्वेश्चन बनाया है। सेम टू सेम क्वेश्चन ऑलरेडी ये लोग आपसे पूछ चुके हैं MTP नवंबर 23 पे। अगर आप अपने क्वेश्चन बैंक पे आओगे, आई थिंक सेम क्वेश्चन मैंने आपको रिवीजन वीडियो में भी गो थ्रू कराया था। देखो क्या कहता है क्वेश्चन 11। CA रागनी इज अपॉइंटेड एज अ EQCR फॉर अ लिस्टेड कंपनी। ठीक है सर, वो भी उसी गांव की है, उसी टाउन की है। शी हैज नॉट प्रीवियसली डन एनी ऑडिट ऑफ लिस्टेड एंटिटी, ये भी नई नई बनी है। शी एक्सेप्ट्स द अपॉइंटमेंट टू एक्ट एज EQCR। इसने भी क्या किया, येस नो करके एक चेकलिस्ट साइन कर दी, कंपनी के वर्क, जो एंगेजमेंट टीम के वर्क पेपर्स थे उस पर साइन कर लिया, और उसमें कोई भी ऐसी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है जिससे ऐसा लगे EQCR का जो काम है वो एंगेजमेंट टीम के अलावा है। डू यू थिंक अप्रोच इज राइट? सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी ड्राफ्टिंग अलग है। वही है, कोई नया नवेला बंदा EQCR बन गया और उसने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं करी। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना होता, सबसे पहले EQCR को डिफाइन करो कि जो भी EQCR होना चाहिए वो या तो एंगेजमेंट, वो या तो फर्म का बंदा होगा या क्वालिफाइड एक्सटर्नल पर्सन होगा, बट शुड बी अ मेंबर ऑफ ICI। सिर्फ मेंबर ऑफ ICI होना काफी नहीं है, कहीं ना कहीं जो हमारे EQCR साहब हैं, कहाँ गया हमारा किताब, ये रहा, मैंने यहाँ पे आपके रेफरेंसिंग भी दे रखी थी बुक में, MTV नवंबर 23। इनके पास कहीं ना कहीं एप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस और अथॉरिटी होनी चाहिए, तभी EQCR कर पाएंगे, ताकि ये ऑब्जेक्टिवली इवेल्युएट कर पाए सिग्निफिकेंट जजमेंट्स और कंक्लूजन्स मेड इन द रिपोर्ट। तो आपको सबसे पहले तो ये डेफिनेशन लिखनी थी। ठीक है सर, दूसरी चीज यहां पे किसकी कमी है, डॉक्यूमेंटेशन की। तो अगेन डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट MTP नवंबर 23 का सेम टू सेम आ गया कि सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट करो अपने प्रोसीजर, फिर बताओ आपने प्रोसीजर टाइम पे कंप्लीट कर लिया एंड इट वाज कंप्लीटेड बिफोर द रिपोर्ट इज इशूड, एंड आखिरी में आप ऐसा बोलोगे जो भी आपने काम किया, यू आर नॉट अवेयर ऑफ एनी अनरिजॉल्व मैटर टू बिलीव दैट द सिग्निफिकेंट जजमेंट्स आर नॉट अप्रोप्रिएट, यानी आपने एक नेगेटिवली वर्डेड ओपिनियन देना है। सो दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन योर पेपर, एंड आई होप अगर आपने क्वेश्चन बैंक अच्छे से प्रैक्टिस कर रखा था, चीजें अच्छे से कर रखी है, इजीली 1A आपसे अटेम्प्ट हो गया होगा। अब आ जाओ 1B पे। 1B was again a good question, a new question framed by ICI। क्वेश्चन 5 नंबर का था। क्वेश्चन क्या कहता है, अगर आप लास्ट लाइन पढ़ो, गाइड CA सुबह एंड मेसर्स RS एंड एसोसिएट विद रिगार्ड टू द गाइडलाइंस फॉर नेटवर्किंग issued by ICI in respect of registration of network with entities in India outside India। मैं आपको बताऊं ना, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आप अपनी बुक में जाओगे, चैप्टर नंबर आई थिंक 15 है,
ऑफ नेटवर्किंग, ठीक है, चैप्टर 15 है 13 है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, सही निकला 15 है, ठीक है। जो आपका चैप्टर नंबर 15 है, कहाँ गया क्वेश्चन पेपर डोरेमोन, क्वेश्चन पेपर कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। चैप्टर 15 नेटवर्किंग है, इसके दो पार्ट्स आपने कवर करने हैं जो क्वेश्चन में डायरेक्टली आपसे पूछे हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन विद ऑफ द नेटवर्क विद इन इंडिया, ठीक है, जिसमें आप बोलते हो कि जब आपके पास आपका नाम आ जाता है, ठीक है, आपका नाम आ जाता है, आपको रजिस्टर करना पड़ता है नेटवर्क विद इन इंडिया, तो आपको 3 मंथ्स के लिए अप्लाई करना पड़ता है विद योर ICI, तो वो चीज़ आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आउटसाइड इंडिया करना होता है तो आपको ना डिक्लेरेशन देनी पड़ती है, फॉर्म डी फॉर डिक्लेरेशन, अगेन डिक्लेरेशन देनी पड़ती है विद इन 30 डेज। तो यही पॉइंट आपके बुक में भी लिखा है, अगर आप ध्यान से देखो, रजिस्ट्रेशन ऑफ द नेटवर्क विद एंटिटीज इन इंडिया। तो ICAI आपका नाम रिजर्व करता है 3 महीने के लिए, फॉर्म बी में आपको अप्लाई करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। और जब भी आप एक कॉमन मल्टीनेशनल अकाउंटिंग फर्म के साथ बनाते हो नेटवर्क, तो आपको एक नेटवर्क ही माना जाएगा। फिर एंटिटीज आउटसाइड इंडिया, तो अगेन मैंने कहा था डिक्लेरेशन देंगे फॉर्म डी में विद इन 30 डेज ऑफ एंटरिंग इन द नेटवर्किंग अरेंजमेंट। तो यही दो प्यारे प्यारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे कवर करने थे। एंड नेटवर्किंग इज अ इंपॉर्टेंट गाइडलाइन, पहले भी इन्होंने 2-3 क्वेश्चन इस पे पूछ रखे हैं। इससे पहले इन्होंने क्वेश्चन जो पूछा था वो एथिकल कंप्लायंस के ऊपर पूछ रखा है कि आप इंटरनल ऑडिट बुक कीपिंग सर्विस एक्सेप्ट नहीं कर सकते अगर आपकी नेटवर्क फर्म कोई भी ऑडिट की सर्विस दे रहे हैं। इसी के अलावा इन्होंने रोटेशन ऑफ फर्म्स पे पहले क्वेश्चन पूछ रखा है, तो इस पे मेरे को ऐसा लगता है अभी भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आगे जाके भी MCQs वगैरह बन सकते हैं, प्लीज इसको हल्के में मत लेना, ठीक है सर। अब आगे आ जाओ, क्वेश्चन सी वाला किसकी बात करता है सर, ये आपका सीधा साधा क्वेश्चन है कारो 2020 का। ये कहता है ऑडिटर्स ऑफ द सेड कंपनीज। सेड कंपनीज का क्या मतलब है, इसकी ना कई सारी ग्रुप कंपनीज थी इस क्वेश्चन में। इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने आपको कुछ बातें बता रखी है अपनी रिपोर्ट्स में कि सपोज मान लो इन रिस्पेक्ट ऑफ अ होली ओन्ड सब्सिडरी KK लिमिटेड, उसके ऑडिटर ने क्वालिफाई कर रखा है क्लॉज 315। 15 किसकी बात करता है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन, ठीक है, विद द डायरेक्टर्स एंड देयर रिलेटेड पर्सन, कि कहीं ना कहीं इसने सेक्शन 192 की कंप्लायंस नहीं करी। एक जॉइंट कंट्रोल एंटिटी थी, उसने एडवर्स रिमार्क दे रखा है 39A का कि कहीं ना कहीं देयर इज अ डिफॉल्ट इन द रीपेमेंट ऑफ लोन्स। फिर एक और एंटिटी है AZ इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसके प्रिंसिपल ऑडिटर ने एडवर्स रिमार्क दे रखा है फॉर 31C। सर सी किसकी बात करता है, PPT, T फॉर टाइटल डीड्स, कहीं ना कहीं जो टाइटल डीड्स है दे आर नॉट इन द नेम ऑफ द कंपनी। तो आप क्या हो, आप फाइनलाइज कर रहे हो कंसोलिडेटेड रिपोर्ट, तो आप बताओ इस पे कैसे रिपोर्ट करोगे। तो CFS की रिपोर्टिंग पे हमारे पास एक क्लॉज है, क्लॉज 21। आप भी जब 21 साल के होते हो, 21 ईयर्स के होते हो, तभी तो क्वालिफाई होते हैं ना टू बी अ मेंबर ऑफ ICAI। यस सर। तो 21 में आपको कुछ नहीं करना होता, जितनी भी इंडिविजुअल रिपोर्ट्स की क्वालिफिकेशन है उनको समराइज करना पड़ता है। एंड अगेन इसी क्वालिफाइड रिपोर्ट के ऊपर कि क्वालिफिकेशंस को कैसे समराइज करते हैं, आपके कारो 2020 के क्वेश्चन बैंक में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, एक बार आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16, RTP नवंबर 23। इससे पहले MTP नवंबर 23 का क्वेश्चन दिखाया था SQC1 वाला, ये RTP नवंबर 23। अगेन अ सिमिलर क्वेश्चन, देखो क्या कहता है। सेम चीज़ है कि आप एक लिमिटेड कंपनी के ऑडिटर हो, इसके पास एक सब्सिडरी है जिसका नाम है AT प्राइवेट लिमिटेड, जिसका स्टैट्यूटरी ऑडिटर कोई CAB है। उसने क्वालिफिकेशन कर रखी है अपनी कारो रिपोर्ट में, जिसने उसने बोला है कि शॉर्ट टर्म फंड्स वर यूटिलाइज फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस, जो क्लॉज 9 की क्वालिफिकेशन होती है। जब आप कंसोलिडेट वगैरह कर रहे थे तो आपको ऐसा लगा कि मुझे इस क्वालिफिकेशन के बारे में अपनी रिपोर्ट में भी इंक्लूड करना चाहिए। मैनेजमेंट कहती है ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और जो भी रिपोर्ट्स सब्सिडरी ने दे रखी है उसको हमें नहीं कंसिडर करना। डिस्कस द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, तो अगेन वही कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली रिपोर्टिंग है। ये आपका डायरेक्ट आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 आई फील इट वाज फेयरली इजी टू अटेम्प्ट। अगर आपने अच्छे से नोट्स और क्वेश्चन बैंक कर रखे हैं, आप आराम से इसमें नंबर स्कोर कर सकते हो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का सबसे पहले A पार्ट 5 नंबर का आया। ये किस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है सर, SA 250। अच्छा क्वेश्चन है। एंड अगेन इसका सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन बैंक से गो थ्रू कराऊंगा, यू विल फील गुड। देखो क्या कहता है, व्हाट आर द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। सबसे पहले सर क्या क्वेश्चन है, देखो क्या कहता है। AG प्राइवेट लिमिटेड इज अ कंपनी इन्वॉल्व इन द बिजनेस ऑफ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड हैविंग इट्स फैक्ट्री एट नोएडा। Business of the company spread across India due to the recent fire incident. Local authority of Noida passed a regulation where it is compulsory for any organization in this area to have a valid fire no objection certificate by the regulatory authority. आपके पास एक NOC certificate होना चाहिए of regulatory authority. You are appointed as statutory auditor during the initial risk assessment phase. You observe that the company के पास जो है NOC नहीं है, कंपनी के पास NOC की पोजीशन नहीं है, तो आप TCWG के पास गए
और आपने इस मैटर पे जस्टिफिकेशन मांगी कि आपके पास एनओसी क्यों नहीं है। दे आर ऑफ द ओपिनियन दैट ऑब्टेनिंग अ फायर एनओसी इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है, तो ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू लुक एट द सेम। क्या मैं बोल सकता हूं ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन चाइल्ड लेबर वाला भी था? सर कौन सा क्वेश्चन? एक बार आओ मेरे साथ, देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बार इन लोगों ने पूछ रखा है, आपके स्टडी मटेरियल में भी है, एमटीपी में 20, 21, 23। देखो क्या कहता है, While verifying the employee records, आपको दिखे there were child labor, जो कि लॉ के अगेंस्ट है। On questioning the management was told that it was outside his scope of financial audit. Similar question आपके उसमें था स्टडी मटेरियल में, that outside your scope of financial audit. Give your comments as per standards on auditing. तो दोस्त आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इट इज नॉट टू प्रिवेंट द नॉन कंप्लायंस, और हम नॉन कंप्लायंस को डिटेक्ट वगैरह नहीं कर सकते। हमको सिर्फ एक रीजनेबल अश्योरेंस चाहिए, हम कंसिडर करेंगे एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ठीक है सर, जो लॉज एंड रेगुलेशंस का डायरेक्ट इफेक्ट है उसको लेके हमको क्या चाहिए? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। जिनका डायरेक्ट इफेक्ट है उसको लेके चाहिए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। बट जो बाकी लॉज हैं जिनका कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, हमको उनकी नॉन कंप्लायंस से फर्क पड़ता है, हमको उनकी नॉन कंप्लायंस से फर्क पड़ता है, बिकॉज दैट कैन हैव अ मटेरियल इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर आपने फैक्ट्स ऑफ द केस लिखने और बस इतना बोलना है कि अगर कोई पीनल प्रोविजंस हैं दैट शुड बी प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड बाय द एंटिटी, और अगर ये चीज इन्होंने रिफ्लेक्ट नहीं करी तो हम क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन देंगे एज पर एस 705। ठीक है, तो आई जेन्युइनली फील इट वाज अ सिमिलर क्वेश्चन दैट वाज ऑलरेडी देयर इन योर क्वेश्चन बैंक। अगर आपने वहां पे थोड़ा सा अपना बढ़िया दिमाग चला लिया होगा तो यू शुड हैव बीन एबल टू इजीली अटेम्प्ट इट। ठीक है सर, अब आ जाओ बी पार्ट पे। कमेंट ऑन द कंटेंशन ऑफ मिस्टर एक्स एज पर द रेलिवेंट सेक्शन ऑफ रिवाइज्ड कोड ऑफ एथिक्स। Then, what documentations are required to be prepared by CAF regarding the non-compliance observed over and above the requirements of standard on auditing? A good question by ICI. सर ये क्वेश्चन किस चीज के ऊपर है? पानी के दो घूंट लगाओ एंड गेट रेडी। आ जाओ मेरे साथ। FNF Associate CAs are appointed as the statutory auditor of TQR Limited, which is a unlisted company. Net worth is 500 crore. CAF is the engagement partner for the audit of company. ठीक है सर, ड्यूरिंग द ऑडिट हम यहाँ पे क्या है? हम सर स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैं ऑफ अ अनलिस्टेड कंपनी। CAF is the engagement partner for the audit of company. During the audit, CAF become aware of imminent breach of law that will cause substantial harm to the investors. He discussed this matter with Mr. X, who was one of the senior most directors of the company and also happened to be a chartered accountant. He was of the view that it is the responsibility of Mr. X, being a senior professional accountant, to respond to such non-compliance of law. But X का ये मानना था there is no responsibility on him for such non-compliance. Comment on the contention of Mr. X. तो सर सिंपल सी बात है, मिस्टर एक्स एक सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट है, बट क्या ये लिस्टेड कंपनी है? मैंने कहा नहीं, ये अनलिस्टेड कंपनी है। तो अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो आप सीधा सीधा बोलो इंडिया के अंदर नोक्लार जो होता है ना, जो नोक्लार होता है सर ये दो लोगों पे लगता है, एक तो ऑडिटर पे और एक सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट पे। जो ऑडिटर होता है सर उसके केस में नोक्लार कब लगता है? तो अगर आप अपनी किताब पे आओगे प्रॉपर आपको नोक्लार के प्रोविजन मैंने बता रखे हैं कि अगर आप ऑडिट कर रहे हो लिस्टेड एंटिटी का जिसका नेटवर्थ इज ग्रेटर देन 250 करोड़, सर कहाँ पे दे रखा है? आई थिंक आपको पुराना वाला एडिशन है तो लास्ट में मिल जाएगा, नया वाला एडिशन है तो बीच में आपको कहीं ना कहीं ये मिल जाएगा। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ये रहा। अगर आप ऑडिट कर रहे हो किसी लिस्टेड एंटिटी का विच इज लिस्टेड इन इंडिया और उसका नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है तो आप पे नोक्लार एप्लीकेबल है ऑडिट एंगेजमेंट पे। अगर आप एक सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट हो इन अ लिस्टेड एंटिटी देन द नोक्लार विल बी एप्लीकेबल। तो सीधा सीधा आप इस क्वेश्चन में बोलोगे नोक्लार इज नॉट एप्लीकेबल। ओके सर, फिर ये बोलता है क्या डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ नोक्लार? तो डॉक्यूमेंटेशन वाली बात वैसे तो जब नोक्लार एप्लीकेबल ही नहीं है तो हम मेहनत क्यों करें, ठीक है, बट क्वेश्चन पूछा तो आपको लिखना पड़ेगा। तो मैंने आपको यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंटेशन सिखाई थी। सर क्या क्या सिखाया था? मैंने कहा सबसे पहले तो बताओ नोक्लार के ऊपर मैनेजमेंट ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, हाउ डिड द मैनेजमेंट एंड TCWG रिस्पॉन्डेड। फिर आप बताओ आपने क्या एक्शन लिया, व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन डिड द अकाउंटेंट कंसिडर, एंड इन दोनों चीजों को कंसिडर करते हुए दिल पे हाथ रख के बताओ क्या आप सेटिस्फाइड हो, आर यू सेटिस्फाइड कि आपने पब्लिक इंटरेस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल किया। दीज आर द 3 पॉइंट्स दैट यू नीड टू डू इन नोक्लार। तो यही 3 बातें आपको लिखनी थी और आपके 3 नंबर पूरे हो जाते हैं। एंड सर क्या इस तरह का नोक्लार का क्वेश्चन आईसीआई ने पहले पूछ रखा है? हाँ पहले पूछ रखा है।
एमटीपी आई थिंक May 25 में भी इन लोगों ने पूछा था, बट उस क्वेश्चन में पता है क्या होता है, नोक्लार एप्लीकेबल होता है, उसमें नोक्लार एप्लीकेबल होता है, और उस क्वेश्चन में ये लोग पूछते हैं कि हमारे ऊपर क्या क्या एक्शंस आएंगे, व्हाट विल बी द एक्शन टू टेक। तो एक्शन इन्होंने नहीं पूछा, इस बार इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन को करके 3 नंबर का छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन पूछा, तो इट वाज अ गुड क्वेश्चन। अब आ जाओ क्वेश्चन सी पार्ट की बात करते हैं। सी पार्ट देखो क्या कहता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको पीएसयू ऑडिट में मिल जाएगा। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्लायंस ऑडिट विद इट्स पर्सपेक्टिव, व्हाट शैल बी द कंसर्न ऑफ द ऑडिटर व्हेन डूइंग अ कंप्लायंस ऑडिट। तो अगेन मैंने इसकी रेफरेंसिंग आपको दे रखी है, ठीक है, कि कंप्लायंस ऑडिट का ये क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन एमटीपी May 24 में ऑलरेडी ऐसे पूछ चुका है, नोट्स में भी आपको पेज 7.3 में मिल जाएगा इन द लेटेस्ट नोट्स, आपका पुराना एडिशन है तो उसमें मिल जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है सर। अब आ जाओ अगले केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 3A। सर ये कितना भयानक क्वेश्चन है, सारे बच्चे देखो बोलो हाँ, इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में कैसे होगा। झटका दूं झटका, हाँ सर झटका दो प्यारा वाला। पहले क्वेश्चन पढ़े, हाँ सर क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर झटका लगेगा तो मजा आएगा, ठीक है। मेसर्स सी एज एन एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट आर अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ सीएफएस फॉर किंग्स लिमिटेड। पॉन, रुक, बिशप, क्वीन आर द सब्सिडरीज ऑफ दिस कंपनी। जो सीएफएस हैं ऑफ दीज सब्सिडरीज, सीएफएस में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ दीज सब्सिडरीज, दे आर ऑडिटेड बाय सम अदर ऑडिटर। Such financial statements and audit reports have been furnished by the management to them. Following further information is available for the subsidiaries। आपको इन्होंने subsidiaries का बता दिया कि इनके total assets कितने, total revenues कितने, total cash flows कितने हैं। One subsidiary जो Queen Limited है, which is located outside India, इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर द अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ दैट रिस्पेक्टिव कंट्री एंड दे हैव बीन ऑडिटेड बाय द ऑडिटर ऑफ दैट रिस्पेक्टिव कंट्री एज पर देयर ओन स्टैंडर्ड। तो फाइनेंशियल्स भी बाहर के गैप के हिसाब से बने हैं, ठीक है, उनका अकाउंटिंग फ्रेमवर्क अलग है, साथ ही साथ जिस ऑडिटिंग फ्रेमवर्क में उसका ऑडिट हुआ है वो भी कहीं ना कहीं बाहर है। यू आर रिक्वायर्ड टू ड्राफ्ट अ सुटेबल पैरा बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन बाय मेकिंग नेसेसरी अजम्पशन। अगर ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछते, मैं बोलता बहुत ही टफ क्वेश्चन है, बहुत ही मुश्किल होगा कि कोई बच्चा ढंग से इसको डील कर पाएगा, बट आई एम वेरी हैप्पी टू डिस्कस दैट दिस क्वेश्चन वाज डिस्कस्ड इन द क्लास। और जब क्लास में मैंने डिस्कस किया तो काफी डिटेल में आपके साथ ये चीज डिस्कस की थी, और साथ साथ ये भी बताया था, अभी जो रिसेंट बैच भी हुआ उसमें मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन इन्होंने ऑलरेडी, जिन बच्चों ने दिया होगा शायद उनको आइडिया रहेगा, जब इन्होंने आईबीएस का पेपर पूछा था November 24 का, उसमें ऑलरेडी ये चीज ये पूछ चुके हैं। सर उससे पहले कहां था, मैंने कहा आपके स्टडी मटेरियल में। और अगर आप क्वेश्चन बैंक भी खोलो, ग्रुप ऑडिट का क्वेश्चन बैंक खोल लो दोस्त, यस सर, ग्रुप ऑडिट के टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग में आपको दिख जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, सेम क्वेश्चन है, डिट्टो क्वेश्चन है, देयर इज नॉट इवन अ सिंगल चेंज। आप एक ऑडिटर ऑफ सीएफएस के, उसके अंदर 8 सब्सिडरीज हैं विच आर ऑडिटेड बाय अदर ऑडिटर, ठीक है, फिर आपको इन 8 सब्सिडरीज का बता दिया टोटल एसेट क्या है, रेवेन्यू क्या है, कैश फ्लो क्या है, फिर ये भी बता दिया कुछ ऐसी सब्सिडरी है जिनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन अकाउंटिंग फ्रेमवर्क ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कंट्री एंड दे आर ऑडिटेड अंडर द जनरल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ऑफ दोस कंट्री, ड्राफ्ट अ सूटेबल पैरा टेकिंग देयर अजम्पशन। तो दोस्त इसमें कुछ नहीं करना था, अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप कुछ काम यूज कर रहे हो विच इज प्रिपेयर्ड बाय अदर ऑडिटर, ठीक है, विच आर ऑडिटेड बाय अदर ऑडिटर, तो आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बताना पड़ता है कितना पोर्शन किसी और ने ऑडिट किया। आप अपनी रिपोर्ट में एक अदर मैटर पैरा डालते हो एज पर एसए 706 एक्सप्लेनिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनेंशियल्स विच आर ऑडिटेड बाय अदर ऑडिटर, या तो आप इसको लिख दो इन द मैग्नीट्यूड अमाउंट, टोटल एसेट्स, टोटल रेवेन्यू, टोटल कैश फ्लो, जैसा यहां पे दे रखा है, या आप इसको परसेंटेज पे बेसिस पे भी बता सकते हो, बट इसमें एक चीज देखनी होती है, दीज वैल्यूज शुड बी बिफोर द कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। फिर यही आप बोलोगे वी हैव नॉट ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इन्फॉर्मेशन ऑफ 8 सब्सिडरीज जिसके टोटल एसेट्स थे 1500 करोड़, टोटल रेवेन्यू 1000, टोटल कैश फ्लो ये, देवर ऑडिटेड बाय अदर ऑडिटर। फिर उसके बाद ये कहता है हमारा जो ओपिनियन है इन चीजों के केस में, इट इज बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ सच ऑडिटर। फिर जो ये थी ना कुछ सब्सिडरी जिसके अकाउंटिंग फ्रेमवर्क अलग है, ऑडिटिंग फ्रेमवर्क अलग है, हाँ सर, उसके केस में आप बस इतना बोलो कि यहां पे हम एक अजम्पशन ले रहे हैं। पता है एक केस होता है जहां पे अकाउंटिंग फ्रेमवर्क ऑफ द पेरेंट एंटिटी और सब्सिडरी अलग होता है, तो उसमें 2 ऑप्शन होते हैं, या तो जो सब्सिडरी है वो अपने फाइनेंशियल एसेट्स देगी और पेरेंट की जो मैनेजमेंट है उस पर गैप कन्वर्जन एडजस्टमेंट करेगी, ठीक है सर, या फिर सब्सिडरी को हम एक वो दे देते हैं गैम, ग्रुप अकाउंटिंग मैनुअल, जिसके हिसाब से वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है और कंपोनेंट का ऑडिटर ही उसको ऑडिट करके देता है। तो हम यहां पे अजम्पशन ले रहे हैं कि सब्सिडरी ने हमको क्या कहते हैं उसको
कच्चे कच्चे फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दिए। तो जब कच्चे कच्चे फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दिए तो उस पर मैनेजमेंट ने अपना काम किया, होल्डिंग कंपनी की मैनेजमेंट ने अपना काम किया, उसने कन्वर्ट किया एज पर देयर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एंड हमने क्या किया, जब मैनेजमेंट ने कन्वर्जन करी है तो हमने उन कन्वर्जन एडजस्टमेंट्स का ऑडिट किया है, ठीक है। दीज हैव बीन ऑडिटेड बाय अस। एंड लास्ट में बस आप बोलो, जैसे आप अदर मैटर पैरा में बोलते हो, दैट अवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड। सो इट इज रियली गुड क्वेश्चन एंड आई एम रियली हैप्पी दैट कहीं ना कहीं ऐसे जो क्वेश्चन है वो पूछ तो अपने मटेरियल से रही है, बट अच्छे क्वेश्चन पूछ रही है, विच इंश्योर्स कि कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे बढ़िया बढ़िया नंबर लाएं। अब आओ मेरे साथ, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन 2 का बी। क्वेश्चन 2 का बी आई थिंक इट्स अ वेरी डायरेक्ट एंड इजी क्वेश्चन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऐसे 540। मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बोला था 540 आएगा आएगा, दोनों एमटीपीज में 540 का क्वेश्चन था, तो इससे ज्यादा आईसीआई इंडिकेशन नहीं दे सकता कि 540 विल बी आस्क्ड इन एग्जाम। सो एक्सप्लेन द मैटर व्हिच नीड टू बी इवैल्यूएटेड बाय सीएजी फॉर एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी ऑफ अ सिग्निफिकेंट रिस्क। तो जब भी सिग्निफिकेंट रिस्क की एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी होती है तो उसके 4 पॉइंट्स आपके नोट में दे रखे हैं, वही आपने ऑलरेडी कवर करने हैं। अगेन मैंने इस डायरेक्ट क्वेश्चन की आपको रेफरेंसिंग दे रखी है, नोट्स के अंदर भी आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन बैंक में भी क्वेश्चन 5 एमटीपी में 23 का क्वेश्चन था, इजीली आप इसको हैंडल करके चल सकते थे। अब आ जाओ सी पार्ट। सी पार्ट कहता है एलुसिडेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंगेजमेंट असाइंड बाय द कंपनी टू द स्टैट्यूटरी ऑडिटर एसआरई 2410। तो जो रिव्यू एंगेजमेंट के ऑब्जेक्टिव वाला पॉइंट होता है, अगेन इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। आई थिंक जब आप नोट्स पे जाओगे, मैंने आई थिंक इसका भी रेफरेंसिंग आपको दे रखा है, डायरेक्ट रेफरेंसिंग है पेज 11.1। पेज 11.1 पे आपको इसका रेफरेंस मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव में कुछ नहीं होता, आप जैसे ऑडिट में ऑब्जेक्टिव क्या होता है, रीजनेबल अश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। एंड ठीक है, उसके बेसिस पे आप अपनी ओपिनियन वगैरह फॉर्म करते हो। तो रिव्यू में आप बोलोगे हमारे को लिमिटेड अश्योरेंस चाहिए, इसमें हम कहीं ना कहीं इंक्वायरी एनालिटिकल प्रोसीजर्स करते हैं और उसके बेसिस पे हम कंक्लूजन फॉर्म करते हैं। तो अगेन वेरी अनएक्सपेक्टेड न्यू क्वेश्चन, बट ठीक है, इतने सारे अच्छे क्वेश्चंस के बाद एक तरह इस तरह का अनशंट क्वेश्चन चलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर सर आता है 4A। मुझे जितना आइडिया है मोस्टली बच्चों ने क्वेश्चन जो इस पेपर में छोड़ा है वो 4A छोड़ा होगा, ठीक है। जो भी कोई बच्चा ढंग से पढ़ के गया है, मोस्टली स्टूडेंट्स ने यहाँ पे क्वेश्चन 4 ही छोड़ा होगा, बिकॉज क्वेश्चन 4 में वही एरियाज थे जो कहीं ना कहीं यू कैन से वेरी हिडन अनएक्सप्लोर्ड एरियाज है। सबसे पहले क्वेश्चन 4 का ए पार्ट आपसे बात करता है किसकी, कहता है जस्टिफाई द क्लासिफिकेशन इंसिस्टेड बाय सीएटी रिगार्डिंग द अकाउंट ऑफ मिस्टर एक्स एज ऑन 31 मार्च 25। पूरा क्वेश्चन ही पढ़ना पड़ेगा, देखो क्या कहता है। Messrs. TZ and Associates are appointed as a statutory branch auditor of Delhi branch of ABC Bank Limited. CAT is the engagement partner for this assignment. He is verifying the advances and obtained a list of advances on 31st March. On sampling basis, इसने एक account select किया Mr. X का, who has borrowed 1 crore in the form of housing loan in the year 21-22. Account was operating positively till 23-24, कहीं ना कहीं 23-24 तक सब सही चल रहा था। But जब अप्रैल 2024 आई, इसका अकाउंट ओवरड्यू रहने लगा और अक्टूबर में इस बोरोवर ने बैंक को अप्रोच किया कि भाई मेरा रीपेमेंट पीरियड थोड़ा बढ़ा दो, मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम कर दो क्योंकि मुझे फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हो रही हैं। सर जब भी बोरोवर इस तरह से अप्रोच करता है और बैंक उसको रिलीफ देता है तो इसको क्या कहते हैं सर, इसको कहते हैं रीस्ट्रक्चरिंग। 1 नवंबर को ब्रांच ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और उसका रीपेमेंट पीरियड बढ़ा दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया। ब्रांच क्लासिफाइड द अकाउंट ऑफ मिस्टर एक्स एज अ स्टैंडर्ड एसेट एज ऑन 31 मार्च। मुझे एक बात बताओ, जब आपकी रीस्ट्रक्चरिंग होती है तो क्या वो स्टैंडर्ड एसेट होता है? मैंने कहा नहीं, स्टैंडर्ड से बदल के अब वो सब स्टैंडर्ड की कैटेगरी में कहीं ना कहीं आ जाता है। CAT insisted the branch manager to classify it as a substandard as there is a change in the terms of payment. CAT started to draft the memorandum of changes to be submitted to the branch. Rate of provision के बारे में इन्होंने कुछ दे रखा है कि जो सबस्टैंडर्ड एसेट है उस पर 20% लगना चाहिए एज पर द बैंक बोर्ड, जबकि जो RBI की रिक्वायरमेंट है दैट इज 15%। तो कहता है जो क्लासिफिकेशन करिए सही करिए, आंसर इज नो, क्लासिफिकेशन नहीं करिए, वो सबस्टैंडर्ड होना चाहिए। अगर आप अपने नोट्स भी खोलोगे, इफ यू पीपल ओपन योर क्लास नोट्स, तो वहां पे भी मैंने आपको प्रॉपर इसकी थ्योरी लिखवा रखी थी, तो यही थ्योरी आपने लिखनी है और कंक्लूड करना है दैट ऑन द रीस्ट्रक्चरिंग इट इज डाउनग्रेडेड फ्रॉम स्टैंडर्ड टू सबस्टैंडर्ड। तो पहले आप मीनिंग लिखो, जब भी कंसेशन मिलते हैं फ्रॉम लेंडर टू द बोरोवर फॉर फाइनेंशियल डिफिकल्टी और उसके हिसाब से मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स होता है, उसको रीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। अब हमें देखनी है कंप्लायंस विद द सर्कुलर, वेरीफाई द कंप्लायंस विद द सर्कुलर। हमको सर्कुलर के हिसाब से कंप्लायंस देखनी है, ठीक है। अब सर जो
कंप्लायंस है उसके 3 स्टेजेस देखने होते हैं, बिफोर, आफ्टर, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। बिफोर का मतलब है रिस्ट्रक्चरिंग सिर्फ स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड और डाउटफुल की होगी, लॉस एसेट्स की नहीं होगी। हम रेट्रोस्पेक्टिवली रिस्ट्रक्चर नहीं कर सकते, प्रोस्पेक्टिवली होगा। वेरी गुड। फिर सर ड्यूरिंग द रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब है कि अगर कोई चीज इंट्रिंसिकली वीक है तो उस पर प्रॉपर प्रोविजन बनना चाहिए, एंड रिस्ट्रक्चरिंग के बाद आप इसको डाउनग्रेड कर दोगे फ्रॉम स्टैंडर्ड टू सब स्टैंडर्ड, और बाकी जो भी आपके एसेट्स हैं सब स्टैंडर्ड वाले, डाउटफुल वाले, वो सेम कैटेगरी में रहेंगे। अब सर इसका अगर आप आंसर देखो ना, इसका आंसर ये वाला पार्ट तो क्लियर है, हाँ सर। फिर कहता है बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा, तो क्योंकि यहां पे ऊपर लिखा है हमें चेक करनी है कंप्लायंस विद द सर्कुलर, तो अगर हम सर्कुलर के हिसाब से चलें, आईआरएसी नॉर्म्स वगैरह के हिसाब से चले, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आप इस पे 15% लगा सकते हो। अब आप बोलोगे सर प्रूडेंस के हिसाब से 20% होना चाहिए, तो क्लियरली आपके मटेरियल में इस चीज के बारे में नहीं लिखा, तो मैंने आपको जो रिप्रेजेंटेशन बना के दी थी आईसीआई को मेल भेजने की, तो मैंने उसमें ये चीज लिखवाई है कि अगेन इस चीज को लेके प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है स्टडी मटेरियल में, तो यू शुड गिव दिस ऑब्जर्वेशन टू आईसीआई। ठीक है, तो सेकंड वाला पार्ट वाज लिटिल एम्बिगुअस। अब सर जो बी पार्ट है, इट वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन ऑफ योर डिजिटल ऑडिट, कि ठीक है कॉन्फिडेंशियलिटी, सिक्योरिटी, डेटा प्रोटेक्शन रिमोट ऑडिट में आप कैसे कंसीडर करोगे, तो इसकी रेफरेंसिंग मैंने आपको अगेन दे दी है। रिमोट ऑडिट का क्वेश्चन था, क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन नंबर 10, एमटीपी नवंबर 24, डायरेक्ट क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन एमटीपी, सेम क्वेश्चन इन्होंने एग्जाम में पूछ लिया। इसी तरह जो ईएसजी का क्वेश्चन था, दैट वाज अ न्यू क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन यू कैन से वाज पार्शियली कवर्ड इन द नोट्स। ठीक है, पेज नंबर 14.1 पे आपको मिल जाएगा, जहां इन्होंने सर क्या किया, आपसे पूछा कौन से पिलर की बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि कम से कम 1 नंबर तो आप इसमें आराम से ले आओगे, ये लिख के कि सोशल पिलर है। अब सोशल पिलर को भी लेके सोशल की रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स नोट्स में दे रखे, अगर आपने वो भी लिख दिया तो उसके भी आपको 1-2 नंबर आराम से मिल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगेन मैंने आपको यहाँ पे इसकी रेफरेंसिंग दे दी, तो दिस वॉज योर क्वेश्चन 4। अगेन ये वो एरियाज है जो मोस्टली बच्चे छोड़ के जाते हैं, तो मुझे लगता है मोस्टली स्टूडेंट्स ने इसी क्वेश्चन को छोड़ा होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन 5A। क्वेश्चन 5A ऐसे 810 का क्वेश्चन था, जिसमें इन्होंने ऑडिट प्रोसीजर के बारे में पूछा, फर्स्ट टाइम इन्होंने ऑडिट प्रोसीजर टेस्ट करे। अगेन इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपको नोट्स में मिल जाएगा पेज 10.9 पे। ठीक है सर। फिर क्वेश्चन 5B, इट वाज फ्रॉम SA 505, जो टेस्ट करता है सर आपकी रिलायबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन। सर अगेन ये जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इन्होंने पूछा, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप आराम से हैंडल कर लोगे। अच्छा हाँ, यहां भी मैं एक बात बता दूं, कई बच्चों को पेपर में देख के समझ में नहीं आया सर अब्रिज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। और जब हमने ऐसे 810 पढ़ा था, और उस टाइम पे मुझे अभी भी याद है, मैंने आपको एओसी 4 दिखाया था, एओसी 4 या 4A दिखाया था, जहां पे मैंने आपको दिखाया था कि भाई क्राइटेरिया फॉर प्रिपेयरिंग द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वहां पे समरी वर्ड नहीं लिखा था, अब्रिज लिखा था। रुको एक सेकंड दिखाता हूं। सी दिस इज वॉट वी डिस्कस्ड इन द क्लास ऑल्सो। जब मैं आपको क्राइटेरिया वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था ऐसे 810 में, तो मैंने आपको सीधा सीधा बताया था कि जो सेक्शन 136 सबसेक्शन 1 होता है, ये हमको क्राइटेरिया देता है फॉर अब्रिज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड इवन जब हमने यहां पे बात की थी, तो मैंने आपको बताया था अब्रिज्ड का मतलब क्या होता है, समरी। तभी दोस्त मैं ये कहता हूं, गया वो टाइम जहां सिर्फ रट्टा लगा के सीए स्टूडेंट्स पास होते थे। अब आपको चीजें सीखनी है, समझनी है, ये प्रैक्टिकल इंसाइट्स भी बहुत जरूरी है अब एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए, और इसके साथ साथ याद करना भी जरूरी है। जब आप इन सारी चीजों को साथ में लेके चलते हो, तभी आप एक अच्छे रॉक स्टार बनते हो, एक अच्छे सीए स्टूडेंट बनते हो। एंड इट मेक्स मी वेरी हैप्पी व्हेन आईसीआई इज टेस्टिंग ऑन दिस लेवल, कि भाई जो बच्चे बढ़िया बढ़िया मेहनत कर रहे हैं। देखो यार, आपको ना एक बात समझनी पड़ेगी, 3 पेपर है, किसी ना किसी एक पेपर ने तो टफ आना है सर। इस बार ऑडिट आ गया, कल को कभी एफआर और एएफएम भी टफ आएंगे। तो जब एफआर और एएफएम भी टफ आएंगे ना, मैं बताऊं कौन सा स्टूडेंट धुरंधर बन के निकलेगा। आप अगर वो स्टूडेंट हो जो पास होना चाहते हैं, ध्यान से समझना इस बात को, जिस स्टूडेंट ने अच्छे से अपने जो कॉन्सेप्ट नोट्स है ना, उनको अच्छे से गो थ्रू कर रखा होगा, समझ रखा होगा, और क्वेश्चंस की भर के प्रैक्टिस कर रखी होगी। अगर आपने कॉन्सेप्ट नोट्स और क्वेश्चंस को अच्छे से कवर कर रखा है, डेफिनेटली आपको कोई नहीं रोक सकता एग्जाम में पास होने से। प्लस एग्जाम में आपको एक कूल एंड काम माइंडसेट लेके बैठना पड़ेगा। जरूरी नहीं है हर चीज आपको एकदम अच्छे से आती हो। 118 नंबर का पेपर है, 118 मार्क्स का पेपर है, तो उसमें जरूरी नहीं है सब कुछ एकदम अच्छे से आता हो। अगर आपको 70-80 मार्क्स का भी अच्छे से आता है, 75-80 मार्क्स का भी अच्छे से आता है, 65-70 का भी आता है, मैं कहता हूं 60 मार्क्स का भी आता है ना ढंग से, आप 40-50 तो यार ले आओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट जस्ट मेक श्योर आप कामचोरी ना करो, शॉर्टकट्स के पीछे मत भागो, प्रॉपरली क्लास कंप्लीट करो, उसके बाद उसकी 2 से 3 रिवीजन करो। अगर आप ये 2 चीजें अच्छे से कर रहे हो, आपको कोई नहीं रोक सकता धुरंधर नंबर लाने से। बात समझ में आ रही है? आ रही है सर, वेरी वेरी गुड। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे, बस आई थिंक मोस्टली अपना डिस्कशन कंप्लीट होने वाला है। मैं आपको बी समझाने वाला था, है ना, 5 का बी। और 5 का बी तो भाई साहब तुमको देख के मजा आ जाएगा। देखो क्या कहता है, हाउ वुड
मेसर्स आर एंड एसोसिएट प्रोसीड टू डील विद दिस सिचुएशन एज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। ABC Limited is in the business of manufacturing of iron ore and steel bars. The company is having the registered office in Mumbai and factory in Bhiwandi. Messrs. R and Associates are appointed as the statutory auditor for financial year 24-25. While going through the trial balance of the company, they observed that company के पास 50 कस्टमर है, 40 वेंडर हैं. They requested the कंपनी कि भाई हमको ऑथराइजेशन दो ताकि हम इनको एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेज सकें टू द कस्टमर एंड वेंडर. कंपनी ने हाथों हाथ उनकी रिक्वेस्ट मान ली, ठीक है, और उनको अथॉरिटी लेटर दे दिया टू सेंड द कंफर्मेशन. ऑडिटर ने कंफर्मेशन भेजी टू द टॉप 3 कस्टमर एंड टॉप 3 वेंडर्स एंड 2 दिन के अंदर अंदर मैनेजमेंट ने उनको ड्यूली साइंड रिस्पॉन्स दे दिए फ्रॉम द कस्टमर्स एंड वेंडर्स जिनको इन्होंने कंफर्मेशन भेजी थी. पहले मुझे बताओ, आप सबने आर्टिकल शिप करी है? यस सर. क्या इतनी जल्दी कंफर्मेशन का रिप्लाई आ जाता है? नो सर, इट इज टू गुड टू बी ट्रू. तो यहां पे सर आपको एक ही टॉपिक डिस्कस करना था, रिलायबिलिटी ऑफ द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट. एंड मैं बताऊं ना, सेम टू सेम क्वेश्चन, डिट्टो डिट्टो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन बैंक में भी है. क्वेश्चन नंबर 5 MTP नवंबर 24 एंड आई थिंक इन्होंने स्टडी मटेरियल में भी डाल दिया होगा. तो अगर आप अपने स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन बैंक पे आते हो, ये रहा सर क्वेश्चन नंबर 5. आई सेड स्टडी मटेरियल में भी, MTP नवंबर 24 में भी है. अगेन यहाँ पे पूछा था हाउ विड यू डील विद दिस सिचुएशन. यहाँ पे भी यही था, CFO वाज वेरी कोऑपरेटिव, उसने कोई परेशानी नहीं करी, रिस्पॉन्स भी फटाफट आ गया. तो ऐसे केस में आप बोलते हो सर ऐसे 505. जब भी आपको लगता है रिस्पॉन्स इज नॉट रिलायबल, तो आपको इसका इंपैक्ट देखना है ऑन द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इंक्लूडिंग फ्रॉड एंड नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर. फिर सर 2-3 लाइन में आपको मैंने कहा था फैक्ट्स ऑफ द केस लिखना, एंड देन यू नीड टू राइट अबाउट ऐसे 500. कहीं ना कहीं जो रिलायबिलिटी होती है बाहर वाली इंफॉर्मेशन की होती है, बट दैट रिलायबिलिटी इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द रिस्क ऑफ इंटरसेप्शन की बीच में कोई चीज रोक लेगा. अब रोक के या तो वो उस पर ऑल्ट्रेशन कर सकता है या फिर फ्रॉड वगैरह कर सकता है. तो इंटरसेप्शन, ऑल्ट्रेशन और फ्रॉड. एंड फिर सर यहाँ पे जो फैक्टर्स है जिससे पता चलेगा देयर इज अ डाउट ओवर रिलायबिलिटी, तो 2 फैक्टर हो सकते हैं. या तो भेजने वाला गलत आदमी है, भेजने वाला गलत आदमी यानी इट इज अपियरिंग टू नॉट कम फ्रॉम अ ओरिजिनल कंफर्मिंग पार्टी, या फिर भेजने वाला तो सही था बट बीच में किसी और के हाथ लग गए यानी इट इज कमिंग इनडायरेक्टली. तो दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है, भेजने वाला गलत आदमी या बीच में किसी ने चेंज कर दिया यानी इनडायरेक्टली. तो ऐसे केस में ये अनरिलायबल बन जाएगा एंड इट इज अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर. सो अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन ऑफ योर स्टडी मटेरियल दैट वाज आस्क्ड इन द एग्जाम. अब सर सी पार्ट पे आ जाओ. सी पार्ट देखो क्या कहता है. प्रोफेशनल एथिक्स ने, मैं बताऊं, कई सारे स्टूडेंट्स की इस पेपर में काफी मदद की होगी. कहता है, डू यू एग्री विद द व्यू ऑफ CA नेहा, एनालाइज द फैक्ट्स एंड गिव योर कमेंट्स इन लाइट ऑफ एप्लीकेबल कोड ऑफ कंडक्ट. जब भी क्वेश्चन कहता है कोड ऑफ कंडक्ट या चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949, इट इज अ प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन. CA नेहा, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस, इज अप्रोच्ड बाय ग्रोटेक लिमिटेड, अ स्टार्टअप कंपनी प्लानिंग टू रेज द कैपिटल थ्रू IPO. Company requested her assistance in guiding them through the selection of advertising agency, coordinating with the bankers, brokers to the issue. मुझे बताओ एज अ CA इन प्रैक्टिस, ठीक है, हमारे पास कई सारे एरियाज होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए. हम इस पे एक सेक्शन भी पढ़ते हैं, सेक्शन 2 सब सेक्शन 2. उसी के अंदर सर एक क्लॉज 4 आता है जिसमें काउंसिल ने परमिट कर रखी है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस. उसी के अंदर मैं आपको बोलता हूं कि क्या हम हेल्प कर सकते हैं अपने क्लाइंट को सिलेक्शन ऑफ एजेंसीज, ब्रोकर्स एंड बैंकर्स. आंसर इज यस. इसमें सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये चलेगा. Besides helping the company, she also underwrote the public issue to the extent of 20% as a commission of 1%. Do you think this is right? तो मैंने आपको एक ही बात सिखाई थी, भैया पब में मत जाना, कहीं ना कहीं पब में मत जाना, बैंड बज जाएगी. पब का मतलब था पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, अंडरराइटिंग और ब्रोकिंग सर्विसेज. दिस इज नॉट अलाउड. इस पे कई सारे क्वेश्चन आपके ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक पे. सो डू यू एग्री विद द व्यू ऑफ नेहा? आंसर इज नो, दिस इज अ मिसकंडक्ट. कहीं ना कहीं ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएगा उस पार्ट पे. तो अगेन गुड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन. अब आ जाओ. आई थिंक नाउ वी आर लेफ्ट विद लास्ट क्वेश्चन. yippee. अब सर क्वेश्चन 6 का जो ए पार्ट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है. हाउ विल यू कम्युनिकेट द सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज, विच मैटर्स आर इंक्लूडेड इन दिस कम्युनिकेशन. ऐसे 265. इस ऐसे 265 का ना आपके मटेरियल में जो स्टडी मटेरियल है उसमें कुछ ज्यादा मटेरियल नहीं दे रखा, ठीक है. स्टडी मटेरियल में ज्यादा मटेरियल नहीं दे रखा, एक ही पेज दे रखा है. वही एक पेज आपके एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट होता है. और इवन जो मैंने आपको स्टैंडर्ड्स के नोट्स दे रखे हैं ना, उसमें मैंने क्लियरली आपको ये बात भी लिख रखी है, बाकी पोर्शन इंटर का है. तो जस्ट फॉर सेफ्टी इफ यू वांट यू कैन डू इट, अदरवाइज मतलब ये आपके ऊपर है. तो अगर आप 265 पे आओगे, ठीक है,
जो ये फर्स्ट पेज है ना, दिस फर्स्ट पेज, ओनली दिस फर्स्ट पेज इज रेलिवेंट फॉर यू। इसके बाद मैंने साफ साफ दे रखा है जो बड़े बड़े दोनों टॉपिक है दोनों इंटर के, अगर आप अपनी सेफ्टी के लिए करना चाहो तो कर लो, बिकॉज प्रीवियसली आई थिंक Jan 21 और November 20 में इन पे क्वेश्चन आया था, उसके बाद नहीं आया। ये वाला पार्ट बस स्टडी मटेरियल का रेलिवेंट है और इसी के ऊपर इन्होंने क्वेश्चन पूछा। यूट्यूब पे भी मैंने आई थिंक 12-15 मिनट की वीडियो डाल रखी है जिसमें मैंने डिटेल में ये चीज़ रिवाइज करा रखी थी। तो अगर कोई स्टूडेंट अच्छे से पढ़ के गया है डेफिनेटली आराम से आपने इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब आ जाओ बी पार्ट। एज ए एंगेजमेंट टीम मेंबर यू आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द एरियाज जिन पे आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लोगे फॉर रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अगेन दिस क्वेश्चन ऑफ SRE 2410, दूसरा क्वेश्चन आया, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगेन आपको मैंने यहाँ पे रेफरेंसिंग दे दी है नोट्स की, कौन से पेज पे मिलेगा, 2410 न्यू क्वेश्चन है नो डाउट, पेज 11.14। तो ये करंट एडिशन है तो इस पे मिल जाएगा, पुराने एडिशन है तो अगेन आप उसके हिसाब से देख सकते हो, दिस वॉज देयर इन योर बुक। एंड लास्ट क्वेश्चन सर, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, दैट इज सी पार्ट। उसमें भी मुझे लगता है सेकंड वाला पार्ट मोस्टली स्टूडेंट ने नहीं किया होगा, पहला वाला पार्ट डायरेक्ट क्वेश्चन था। सेम टू सेम क्वेश्चन जो सी पार्ट वाला है ये इन्होंने जुलाई 21 में पूछ रखा है। अभी जो MTP आई थी सितंबर 25 के एग्जाम्स के लिए, उसमें भी सेम टू सेम क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन 24C है आपके क्वेश्चन बैंक में, यू कैन सी इट देयर। सिंपल सा क्वेश्चन था, आप एक CA हो, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक ने शॉर्टलिस्ट किया है आपको आउट ऑफ द 5 ऑडिट फर्म्स। इन्होंने आपको ईमेल करी अपनी लिस्ट ऑफ ब्रांचेस, तो बैंक ईमेल द लिस्ट ऑफ ब्रांचेस टू द ऑडिट फर्म अलॉन्ग विद द मैक्सिमम फी एंड आस्क्ड यू टू सबमिट द कोटेशन। तो मुझे एक बात बताओ, आपको किस काम के लिए इन्होंने पकड़ा है? स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए। क्या मैं बोल सकता हूं दिस इज अ वर्क विच इज एक्सक्लूसिव टू द CAs? यस सर। जब भी एक्सक्लूसिव होता है तो मैंने आपको हमेशा सिखाया था भाई हमको बता दो मिनिमम कितना दोगे, मैक्सिमम तो कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम फीस कितनी होनी चाहिए। तो ICAI कहता है यहाँ पे भैया मुझे चाहिए मिनिमम फीस। अब क्योंकि मैक्सिमम फीस लिख रखा है, दिस इज अ रॉन्ग केस, तो यहाँ पे गिल्टी हो जाएगा, ठीक है। लास्ट वाला जो पार्ट था, this was related to your investigation वाला चैप्टर, this is the only part which was not there in the notes। 4 नंबर का ये पार्ट था which was not there in the notes and again by the grace of God यहाँ पे जो ऑप्शन आया वो इतना आसान था कि मोस्टली बच्चों ने अच्छे से इसको हैंडल कर लिया होगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा मैंने एनालिसिस करके दे दिया, तो मैंने यहाँ पे बता रखी है कुछ चीजें, ध्यान से समझना। आपने भी अभी मेरे साथ जब क्वेश्चन गो थ्रू करे तो आपको समझ आ गया होगा यार मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स वर हैंडलेबल, कहीं ना कहीं मेजॉरिटी चीजें आप हैंडल कर सकते थे। अगर 70 नंबर का पेपर था तो कहीं ना कहीं 40-45 नंबर तो आप इजीली हैंडल कर सकते थे, ठीक है। मान लो 20-25 नंबर का थोड़ा केस स्टडी बेस्ड अलग सा तड़कता भड़कता था, और केस स्टडी बेस्ड में भी मोस्टली चीजें आपने देखी स्टडी मटेरियल के जो क्वेश्चंस थे, जो रीसेंट RTP MTP के क्वेश्चंस थे वहां से रिपीटेड थे। तो अगर आपके एग्जाम से Jan 26 या उसके बाद, प्लीज आप नोट्स और क्वेश्चन बैंक को लाइटली मत लेना, ठीक है सर। पहली बारी में पास होना है नहीं होना है, होना है सर, तो पूरी मेहनत कर दो, ठीक है सर। तो यहां पे मैंने कुछ एनालिसिस कर रखा है, 37 आउट ऑफ 70 दैट वाज डायरेक्टली रिपीटेड फ्रॉम द पास्ट एग्जाम RTP MTP क्वेश्चन। उसके अलावा भी जो रिमेनिंग 33 थे दे वर द डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द नोट्स, ठीक है सर। और 24 एरिया मार्क्स का तो ऐसा था जो कहीं ना कहीं आप मान सकते हो एक्सपेक्टेड एरिया। तो अगर मैं 37 + 24 भी कर लेता हूं, इट इज अराउंड 61 मार्क्स। मैं कहता हूं 61 तक भी ना जाओ, 45 to 50 मार्क्स तो आप आराम से इसमें हैंडल कर सकते हो अगर आपने अच्छी पढ़ाई कर रखी है। तो लर्निंग्स क्या है सर? लर्निंग्स बड़ी सिंपल है, आप नोट्स और क्वेश्चन बैंक को अच्छे से करके चलो। लास्ट डे जो फोकस है आपका सिर्फ नोट्स पे होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक की जितनी भी थ्योरी है मैंने आपके ऑलरेडी नोट्स में इंक्लूड कर रखी है, तो उसको आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने क्वेश्चन बैंक में कोई सिलेक्टिव क्वेश्चन मार्क कर रखे हैं, वैसे तो 2 रिवीजन में 3 रिवीजन में वो सब क्वेश्चन छटनी होकर खत्म हो जाने चाहिए, फिर भी कोई क्वेश्चन बचता है आपकी तरफ से तो उसको आप लास्ट डे पे देखोगे। इवन जो न्यू क्वेश्चंस आपने देखे इस पेपर में दे वर डायरेक्टली फ्रॉम द नोट्स। सो इवन इन अ टफ पेपर जस्ट रिलैक्स एंड फोकस ऑन द प्रोसेस। बस आपने नोट्स और क्वेश्चन बैंक अच्छे से करके चलने और कोई टेंशन दी लोड नहीं है, ठीक है। यहां मैंने आपको टॉपिक वाइज एक एनालिसिस दे रखा है और आप इस एनालिसिस को देख के एक बात तो कह सकते हो यार, अगर मैं ऊपर के 4 टॉपिक की तमीज से कर लूं ना, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, PE, SQC1, कारो, तो सर इसकी वेटेज ही 59, 67 मार्क्स तो इसकी वेटेज इसमें बन गई। पिछली बार भी अगर आप देखोगे 54, 61, 66 वेटेज बन गई। उससे पिछली बार भी देखोगे 54, 59, 66, यानी 66 to 67 मार्क्स। तो अगर आप ये पहले 4 टॉपिक की तमीज से कर लेते हो आपका काम बन जाता है। इसके अलावा भी अगर आपको और बढ़िया काम करना है तो ये जो अदर स्टैंडर्ड्स हैं इनको आप अच्छे से कर लो। 14 मार्क्स, 12 मार्क्स, 14 मार्क्स, 12 से 14 नंबर आपको यहां मिल सकते हैं। एंड फिर उसके बाद जब आपके पास थोड़ी हिम्मत और एनर्जी जो भी बचे, फिर आप अपने हिसाब से टॉपिक सेलेक्ट करके यू कैन कैरी ऑन विद द सेम, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, दैट वॉज द फुल एनालिसिस ऑफ दिस पेपर। कहीं ना कहीं
आई होप इस वीडियो को देख के आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया होगा कि यार जो जो शुभम सर गाइड करते हैं ना चुपचाप फॉलो कर लो, उसको चुपचाप फॉलो कर लो, उसको अच्छे से फॉलो कर लो और फिर कोई टेंशन की लोड नहीं है। प्रॉपर रिवीजन वीडियोस मैंने आपको यूट्यूब पे दे रखी है, तो जैसे ही आप क्लासेस कंप्लीट करते हो यू कैन रेफर दीज रिवीजन वीडियोस, जिसके साथ साथ आपकी प्रॉपर रिवीजन हो जाएगी। कभी भी कहीं किसी टॉपिक में दिक्कत लगती है, रिवीजन वीडियो को पॉज करो, टेक योर टाइम, 4 मिनट्स, 5 मिनट्स, 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, रिकॉल द टॉपिक, रिज्यूम द वीडियो एंड कैरी ऑन। बस रुकना नहीं है, बस रुकना नहीं है। जो भी आपके पास टाइम है, दिस इज अ वेरी वैल्यूएबल टाइम, इसको अच्छे से यूटिलाइज करो। बिकॉज हमेशा याद रखना, इफ यू रिस्पेक्ट द सब्जेक्ट विल ऑल्सो रिस्पेक्ट यू। और हमेशा 3 में से एक पेपर ने टफ आना है, तो आपको नहीं पता कौन सा आएगा, तो बेस्ट है कि तीनों को प्रॉपर टाइम दो, तीनों के साथ जस्टिस करो, एंड ICI विल ऑल्सो डू जस्टिस विद यू इन द एग्जाम्स एंड द रिजल्ट्स। सो दैट्स इट फॉर राइट नाउ। टेंशन लेके, स्ट्रेस लेके आज तक इस दुनिया में किसी का भला नहीं हुआ। खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। लगे रहो मित्रों, लगे रहो। अभी तक अगर आपने CA फाइनल ऑडिट की तैयारी नहीं करी है तो हमारे बैचेस अवेलेबल हैं ऑन bbvirtuals.com। अगर आपके पास टाइम थोड़ा सा कम है, जहां पे आप सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से कवर करना चाहते हो अलॉन्ग विद ऑल द केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस, जैसे जैसे आज मैंने गो थ्रू कराए, एग्जाम ओरिएंटेड बैच विच इज अराउंड 120 आवर्स। मैंने टाइम पास नहीं किया है कि भाई फटाफट फटाफट मैं बोलता जा रहा हूं और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, नहीं। प्रॉपर आपको क्लास नोट्स बनवाए हैं, प्रॉपर क्वेश्चन बैंक के अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए इन दैट बैच। 120 आवर्स में आपके ऑल द कॉन्सेप्ट्स विद द प्यारे प्यारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। बट अगर आपको लगता है नहीं सर मेरे पास टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा है, जहां पे मुझे थोड़ी प्रैक्टिकल इनसाइट्स भी चाहिए, कई बार कुछ क्वेश्चंस की रिटन प्रैक्टिस भी चाहिए, तो फिर यू कैन थिंक ऑफ गोइंग अहेड विद द रेगुलर बैच के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू गिव इट अ लाइक एंड यस स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। कोई भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू है आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच। खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे।